चलिए आज हम करेंगे बच्चा लोग एसएलसीएम का चैप्टर 15। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ये चैप्टर एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। हम इस पूरे रिवीजन वीडियो में इसे कवर करेंगे। चलिए बच्चा, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ये कैपिटल मार्केट का। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है बच्चा फाइनेंशियल मार्केट, दूसरी चीज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तीसरी चीज है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। वापस से, पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो तीन पार्ट को मिलाकर बनता है। इसी फाइनेंस का एक मार्केट, ये एक मार्केट एक जगह है जहां पे पैसे को लेकर आया जाएगा। ठीक है। सेकेंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करेगा बच्चा? पैसा लगाएगा। ठीक है। अब पैसा लगाया किस में जाएगा? फाइनेंशियल प्रोडक्ट को। इन तीनों को मिला के पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाता है। इसमें से अगर हम फोकस करें, सबसे पहले वन बाय वन फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट आ जाते हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये दो मार्केट है। ठीक है। अब आपके सिलेबस में मनी मार्केट का बस मीनिंग दे रखा है, लेकिन डिटेल में नहीं है। आपके पूरे सिलेबस में क्या है बच्चा? कैपिटल मार्केट। पूरे सिलेबस में क्या है? कैपिटल मार्केट। तभी तो चैप्टर का नाम क्या है कि हम कैपिटल मार्केट को, स्ट्रक्चर को समझ रहे, लेकिन पहले उसका पूरा बेस समझना जरूरी है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें हैं, जिसमें मार्केट आता है, इंस्टीट्यूट आता है, प्रोडक्ट आता है। ठीक है। मार्केट वो जगह है, इंस्टीट्यूट वो लोग हैं जो पैसा लगाएंगे, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो चीजें हैं जिसमें लगाए जाएंगे, जैसे इक्विटी शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, दैट्स इट। ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल मार्केट दो मार्केट, मनी और कैपिटल। इस पूरे चैप्टर में कैपिटल मार्केट बन गया। मनी मार्केट का पहले मीनिंग समझते हैं। मनी मार्केट बच्चा एक छोटे है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ठीक बच्चा, कैपिटल मार्केट क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होते हैं, इसमें मोर देन 1 ईयर होंगे। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है और इसमें क्या होता है बच्चा? लेस लिक्विडिटी होती है। इसमें बच्चा मनी मार्केट में रिस्क कम होता है, इसमें हाई रिस्क होता है। और यहाँ पे ये पूरा रेगुलेट करने वाला आरबीआई है और यहाँ पे रेगुलेट करने वाला सेबी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन दे रखा है मनी मार्केट का, लेकिन जो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट आपको सिखाना चाहता है, वो कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर को। चलिए और डिटेल में जाते हैं बच्चा। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे तो मार्केट तो आपको समझ में आ गया। फाइनेंशियल मार्केट में मनी और कैपिटल तो आ गया। ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो लोग जो पैसा लगाएंगे, वो लोग जो पैसा लगाएंगे। कौन कौन पैसा लगाएगा? नेशनल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट बच्चा, स्टेट लेवल, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, एंजल, ये सारे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ये वर्ड है, इसको आपके जो मॉड्यूल है उसमें लिखा होगा कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एक ही बात है, मैंने इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोला है। तो कैपिटल मार्केट के कौन है? इन्वेस्टमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशन। चलिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मतलब ये प्रोडक्ट है जिसमें पैसा लगाया जाता है। ये सारे कुछ नाम आपने पहले से सुने और कुछ नाम आपके लिए नए हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे इक्विटी, डिफरेंशियल वोटिंग है, प्रेफरेंस, डिबेंचर वोट, ये फिर भी सुनेगी, आपके लिए नए हैं। ठीक है। एफसीसी भी, ये सारे चलो नए हैं, पढ़ेंगे डिटेल। अब हमें ये फाइनेंशियल सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू तो पता चल गया। चलिए कैपिटल मार्केट की और डिटेल में जाते हैं। अगर मैं कैपिटल मार्केट की डिटेल में जाऊं तो कैपिटल मार्केट के भी दो मार्केट है। एक मार्केट क्या है बच्चा? सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा मार्केट क्या है? अदर। सिक्योरिटीज मार्केट की डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहला मार्केट आता है हमारा प्राइमरी, दूसरा आता है बच्चा हमारा सेकेंडरी। वापस, चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है। हम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझ रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट समझा। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट आते हैं, एक मनी आता है, दूसरा कैपिटल आता है। अब कैपिटल में एक सिक्योरिटी आता है और अदर। पूरा चैप्टर सिक्योरिटी मार्केट को लेकर बात कर रहा है। इसीलिए जैसे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1, पार्ट 2। तो सिक्योरिटी मार्केट का प्राइमरी और जो सेकेंडरी है, पूरा प्राइमरी फर्स्ट पार्ट में होता है, सेकेंडरी इसके सेकेंड पार्ट में। चलिए, प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? प्राइमरी मार्केट मतलब बच्चा नया इश्यू, न्यू इश्यू का मार्केट, जिसमें कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करती है, जैसे कि पब्लिक इश्यू हो गया, राइट इश्यू हो गया, बोनस हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट, स्टॉक हो गया। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जिसमें कंपनी की डायरेक्ट डीलिंग किससे होती है? इन्वेस्टर से। तो एक तरफ कंपनी होता है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर होता है।
तो भाई सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट कुछ नहीं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर एक तरफ इन्वेस्टर होता है और दूसरी तरफ भी कौन होता है? इन्वेस्टर। वापस प्राइमरी मार्केट क्या? एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या? इन्वेस्टर बोथ साइड, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए, तो अब प्राइमरी मार्केट आपका फर्स्ट पार्ट है, डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। तो चलो फटाफट आ जाएंगे बच्चे आपके इंट्रोडक्शन में। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या बोल रखा है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? अभी आपको समझाया। फाइनेंशियल मार्केट जिसमें मनी और कैपिटल मार्केट आ जाता है, ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है जिसमें लेंडर और बोरोवर्स होते हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो भी इधर आए और जिसको पैसा चाहिए वो भी इधर आए। तो भैया जिसके पास पैसा है वो जिसको चाहिए उसको दे दे। तो ये एक मार्केट है जहां पे लेंडर और बोरोवर्स आते हैं और जिस इंसान के पास सरप्लस फंड है वो इन्वेस्ट करे सिक्योरिटी में और रिटर्न कमाए और जिसको चाहिए उसको दे दे। ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। चलिए, अब बच्चा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है बच्चा। ये हेडिंग है, सेविंग को क्या करता है? मोबिलाइज करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरी जगह, बदले में रिटर्न मिलता है। बच्चा सिक्योरिटीज की जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। बच्चा लिक्विडिटी हम पढ़ रहे हैं, जो ये फाइनेंशियल मार्केट है इसका काम क्या है? ठीक, चलिए, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इट्स सिक्योरिटी, बच्चा सिक्योरिटी को लेकर इतनी सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस कारण से कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे एसेट्स को क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे फंक्शन। बच्चा अब मैं मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आपको अभी इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ। एग्जाम में होता क्या है बच्चा, आपको कभी भी ये पैराग्राफ फॉर्म आपको नहीं लिखना, हमेशा ट्राई करो पॉइंट वाइज लिखो और बेस्ट ये होगा कि पॉइंट में अगर आपने खुद से हेडिंग बना दी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने इन पूरे पैराग्राफ को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि बच्चा पहला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक चालू होता है। इसमें अगर मैं हेडिंग की बात करूँ तो उसमें हेडिंग क्या है बच्चा? शॉर्ट टर्म फंड्स। अभी तो मैंने हेडिंग बताई, ये सारे जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट बताया, ये मैंने आपको पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज तो बताया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? ये ही हेडिंग के पॉइंट वाइज बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मनी मार्केट क्या है? एक शॉर्ट टर्म फंड है, ठीक है। यहाँ पे एक दिन से लेकर एक साल तक के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं क्योंकि वो कैपिटल मार्केट में होते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चा क्या बोलता है? आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, सेबी भी करता है। देन यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन एक साल के अंदर वाले होते हैं, हाई वॉल्यूम में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लोग रहते हैं जो कि लार्ज बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन होती है, ये सब हमने पढ़ा भी। मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, नो लॉस इन वैल्यूज होते हैं और फाइनली बच्चा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होता है। समझ में आया? तो प्लीज मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स बनाए हैं, ट्राई करो, आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए आपको अपने आंसर में, और हेडिंग बना लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए, कैपिटल मार्केट पहले भी बता चुकी हूं, ये एक है ना लॉन्ग टर्म मार्केट होता है बच्चा, ठीक है। चलिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन होती है। ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का क्या होता है बच्चा? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर होता है मतलब क्या? यहाँ पे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से, ठीक है। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में डील करता है? एग्जाम्पल दे रखे, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड्स, और कंपनीज होती है जो ये सब यूज करती है। क्या है बच्चा? चलिए, तो पूरा जो आपका चैप्टर है वो इस कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर को ही समझा रहा था। अभी मैंने आपको बताया, पहले मैंने समझाया फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें 3 चीज होती है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के मनी और कैपिटल जो हमने पढ़ लिया। चलिए, अब इन्होंने कहा कैपिटल मार्केट को पकड़ते हैं। कैपिटल मार्केट में एक तरफ सिक्योरिटी था और दूसरी तरफ अदर, तो चलो सिक्योरिटी मार्केट, ठीक। इन्होंने कहा ये सिक्योरिटी मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट एक जगह है बच्चा, सिक्योरिटी का मार्केट एक जगह, एक मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा रहा है। कंपनीज फंड रेज कर रही है सिक्योरिटी इशू कर, ठीक है, जिसमें इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड ये सारे आ जाते हैं। चलिए, इन्होंने यही फिर आगे बताया कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर 2 बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सीधा डिफरेंस बिटवीन में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट फ्रेश बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर को देती है एकदम फ्रेश। तो बच्चा ये क्या है? ऑलरेडी पुराना होगा ना। चलिए, ट्रेडिंग ऑलरेडी। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा? कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो फंड रेज करिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक तरफ इन्वेस्टर, दूसरे इन्वेस्टर, कुछ नहीं, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कैपिटल को एप्रिसिएट कर रहे हैं। बच्चा यहाँ न्यू सिक्योरिटीज होती है, यहाँ पे आईपीओ आता है, यहाँ न्यू सिक्योरिटीज नहीं होता है, यहाँ पे बस ट्रेडिंग होती है। एक बार कंपनी ने इशू कर दिया, आपस में खेलते रहो, ठीक है। या न्यू इश्यू मार्केट बोला जाता है, या फिर आईपीओ मार्केट बोला जाता है, या आफ्टर इश्यू होता है, या फिर बच्चा फर्दर जो ट्रेडिंग होती है।
यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है, यहाँ पे डायरेक्टली वो कंपनी से खरीदता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ कौन होता है बच्चा, इन्वेस्टर आपस में देमसेल्फ करते हैं। बच्चा मार्केट यहाँ पर कंपनी, नई कंपनी पुरानी कंपनी को फाइनेंस अवेलेबल करवाता है। यहाँ पे ऐसा कोई फाइनेंस फंडिंग का नहीं है, वो बस आपस में ट्रेडिंग करे। यहाँ पे एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ इन्वेस्टर, यहाँ बोला भैया दोनों तरफ इन्वेस्टर है। यहाँ अंडर राइटर होते हैं, यहाँ पे ब्रोकर होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट की जो शेयर की जो प्राइस होती है वो ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है। क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनाती है, उसमें प्राइस लिख देती है। इन्होंने कहा भैया ट्रेडिंग में ऐसा थोड़ा ना होता है, ट्रेडिंग में तो भैया प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में। और फाइनली बच्चा ये एक तरीके से कंपनी को पैसा मिलता है। प्राइमरी मार्केट में पूरा पैसा किसको मिलता है, कंपनी को। सेकेंडरी मार्केट में क्या ये पैसा कंपनी को मिलता है, कोई लेना देना नहीं है, ये इन्वेस्टर्स आपस में कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक एक कार खरीदी, एक कार आपने शोरूम से खरीदी, न्यू कार खरीदी, पैसा किसको मिला, कंपनी को। अब आपस में पुरानी कारें जो आप OLX में आपस में खरीदते बेचते रहते, उसमें क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, एक परचेजर जो है ना सेलर से ले रहा है तो परचेजर को मिलेगा। ठीक है, क्लियर बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट में रेगुलेटर की जरूरत है क्या, हाँ बच्चा कैपिटल मार्केट में रेगुलेटर की जरूरत है, क्योंकि बच्चा इतने स्कैम हो रहे हैं, हर्षद मेहता का है ना इतना बड़ा जो स्कैम हुआ, ये सारे स्कैम के चक्कर में तो जरूरत होगी ना रेगुलेटर की। तो कितने यहाँ पे रेगुलेटर, यहाँ पे 3 रेगुलेटर आपको दिख रहे हैं। पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन सेबी, देन RBI। चलिए, अब इन्होंने कहा सबसे पहले तो भाई हमारा सेबी है। सेबी का काम क्या है, हम एक सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे। इस सेबी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा याद रखना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर क्या लिखा है भैया, सिक्योरिटी मार्केट को, क्योंकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना तो भैया सिक्योरिटी मार्केट को भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करो, प्रमोट करो, और सिक्योरिटी मार्केट को रूल रेगुलेशन भी बनाइए। ये इनका 3 पर्पस है। चलिए, अब ये किस किस का ख्याल रखता है सेबी बोलता है भैया हम इश्यूअर का ख्याल रखते हैं, मतलब कंपनीज का, हम इन्वेस्टर का ख्याल रखते हैं, और जो भी यहाँ पे मिडिलमैन आते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो भी फाइनेंस से डील करने वाले जो मीडिएटर होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, उनको भी ध्यान में रखता है। ठीक है, सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं, वापस हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे क्या कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी की जरूरत है, हाँ है, क्यों, क्योंकि स्कैम्स है। चलिए, कितने रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सेबी है और RBI। इन्होंने कहा चलो सेबी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बता दिया, फिर क्या बता दिया किस किस का ख्याल रखता है, फिर क्या बता दिया सेबी के काम। बच्चा ये काम बस यहाँ नहीं लिखे, सेबी का पूरा SLCM में भर के काम तो बताइए, रूल्स रेगुलेशन, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन का नाम ही क्या है, सेबी LODR, सेबी ओवरटेक, सेबी ICDR, सेबी। तो सेबी का तो भैया पूरा काम है ही। तो इन जनरल उन्होंने बोला सेबी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करने वाला। तो ये सारे पॉइंट्स प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेबी का काम क्या है, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप एक वैसे 1 रीड करना। ठीक है, इनकेस अगर डाउट आता है तो पूछ सकते हो बच्चा कमेंट में। चलिए, और क्या है, डेवलप करने वाला भी काम है। तो ये 3 मेजर हेडिंग है, आपको भी अगर एग्जाम में लिखना है तो हेडिंग बनाना और अंदर 2-3 पॉइंट्स लिखोगे चल जाएगा। फिर फाइनली बोला सेबी की पावर क्या है, भैया ये भी हमें मालूम है, बस इस चैप्टर में पावर नहीं पढ़ रहे, इससे पहले भी बहुत सारी पावर पढ़ चुके हैं। चलिए, लेकिन कायदे से यहाँ पे 4 पावर दे रखी है। पहली पावर क्वासी जुडिशली, मतलब क्या बोल दिया, जुडिशियल की तरह, जज की तरह। बच्चा सेबी भी तो हियरिंग वगैरह, इसके पास भी तो केस जाते हैं, ये भी तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। सेबी के पावर है लेजिस्लेटिव, इतने सारे रेगुलेशंस किसने बनाए, सेबी ने। तो लेजिस्लेटिव वो जो लॉ बनाता है, इसके पास भी है, ड्राफ्ट वगैरह करता है। चलिए, तीसरी पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की एक पावर क्या होती है, इंप्लीमेंट करवाने की। तो सेबी के पास भी पावर है कि वो इंप्लीमेंट कराता है। और फाइनली उसके पास ये भी पावर है कि वो इनफॉर्मल गाइडेंस दे सकता है। ये इनफॉर्मल गाइडेंस इससे पहले भी सुना है बच्चा, आपने चैप्टर 14 पढ़ा होगा, इसी सब्जेक्ट की बात करूं, जो चैप्टर हमारा रूल्स रेगुलेशन ओम्बड्समैन वाला है। अगर उसमें याद हो तो एक इनफॉर्मल गाइडेंस, सेबी की इनफॉर्मल गाइडेंस है लोगों को, जो भी मिडिल में इंटरमीडियरीज है, उनको हेल्प करने के लिए कि कहीं कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको गाइड करेंगे। तो सेबी की कितनी पावर दे रखी है, 4। सेबी के पास पावर है कि वो जुडिशली की तरह काम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर सकता है, लेजिस्लेटिव की तरह काम कर सकता है, और इनफॉर्मल गाइडेंस भी इशू कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है ओवर। इन्होंने कहा कि और भी तो रेगुलेटर्स हैं, हाँ है, बिल्कुल है, RBI है, RBI के काम दे दिए। इन्होंने कहा भैया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इंश्योरेंस कंपनी की अथॉरिटी ये भी है, और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सेबी के अलावा 4 और ये भी है। क्लियर बच्चा, तो उसको एक बार बस 1 रीड कर लेना। चलिए, अब बच्चा वापस से समझते हैं
इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था फाइनेंशियल सिस्टम, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल सिस्टम। अब इस अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करो तो फाइनेंशियल सिस्टम में 3 आते हैं। पहला फाइनेंशियल मार्केट आता है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आता है, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पूरा पोर्शन आपने कवर कर लिया है, ठीक है। सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट वाला आपने पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। ये एक मार्केट है जिसमें फाइनेंस हम डील करते हैं, जिसमें मनी और कैपिटल आता है, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब जो हम कवर करेंगे वो है कौन सा बच्चा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आपकी बुक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्ड नहीं लिखा होगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है। चलिए तो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें या फिर हम बोले कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, ये लोग अब 1 बाय 1 आपकी बुक में इसे एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। तो टोटल 10 इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितने इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, 10 इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला क्या बोल रखा है, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड कौन होते हैं बच्चा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन होते हैं, वेंचर कैपिटल, पेंशन फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कौन होते हैं। ये जो 10 लोग हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में एक और है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, एंकर इन्वेस्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो भी कवर होगा। क्लियर है। तो 10 से 11 लोगों को हम कवर करेंगे जो इस फाइनेंस सिस्टम में, इस मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसे हम इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए अब आपकी बच्चा बुक में जाएंगे तो ये हेडिंग आपको मिलेगी, इंट्रोडक्शन स्टेप करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेशनल लेवल का दे रखा है, नेशनल लेवल के बाद बच्चा आपको यहाँ पर स्टेट दे रखा है, लेकिन ध्यान देंगे तो नेशनल लेवल में भी उन्होंने क्या देखा, ऑल इंडिया डेवलपमेंट, इसके अंदर भी ये पॉइंट्स दे रखे, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर भी ये पॉइंट्स दे रखे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरा नेशनल लेवल की एक साथ बना दिए, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत ज्यादा दे रखा है बच्चा, है ना। तो हम इसका एक कट शॉर्ट करेंगे, इसका हम कट शॉर्ट करेंगे। चलिए तो किस किस का कट शॉर्ट करेंगे, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन का कट शॉर्ट आ जाएगा, ठीक है, देन स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन का कट शॉर्ट आ जाएगा, इनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, नेशनल लेवल और ये हमारा स्टेट लेवल। नेशनल लेवल में सबसे पहले आता है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। इन ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक में आ जाता है IDBI, ठीक है, IFCI, देन SIDBI, देन IIBI, ये 4 आ जाते हैं। बच्चा अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो इतना मोटा मोटा पैराग्राफ दे दिया है, बस आप एक काम करना, नाम याद रखना, उसका मेन ऑब्जेक्ट याद रखना। आपको नाम, उसका मेन ऑब्जेक्ट, अब देखो एग्जाम में तो नाम दे ही रखा होगा, उसका मेन ऑब्जेक्ट उसके नाम से आपको पता चल जाएगा, बाकी कॉमन सब में लिख देना। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है बच्चा, बैंक है तो मेन काम क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करना। किसको देती है बच्चा, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बैंक एक मेन काम करता है और बाकी अदर करता है। अदर में क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट लोन करता है, अंडर राइटिंग करता है, डायरेक्ट किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो सब्सक्राइब कर रहा है बच्चा, रीफाइनेंस कर रहा है, मर्चेंट बैंकिंग कर रहा है, सिंडिकेशन ऑफ लोन। तो पहले ये लिखना और फिर ये पॉइंट्स ऐड कर देना। भाई IFCI क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इसने कहा कि भैया फाइनेंसिंग डाइवर्सिफाइड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। बच्चा डाइवर्सिफाई इसका फोकस है, बाकी अदर यही है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है ना, तो मैक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस देता है, बाकी अदर में भी ये करता है। बच्चा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने बोल दिया इनका मेन काम है सिक इंडस्ट्रीज को पैसा देना, सिक इंडस्ट्रीज को, तो मेन सिक इंडस्ट्री है, बाकी अदर में यही लिख देना। अब आएगा तो कोई एक ही ना बच्चा, के बात समझ में आ रही, तो पॉइंट वाइज लिखने का। चलिए अब उसके बाद ये तो ऑल इंडिया था, इन्होंने वो स्पेशलाइज फाइनेंशियल, तो IVCF जो अभी हमने ये पढ़ा, ये जो बी पॉइंट पढ़ा, ये इसी की बात कर रहा है। IFCI का ही वेंचर मतलब रिस्क लेना, तो इन्होंने बोल दिया IT टेक्नोलॉजी बेस को फाइनेंस करता है, कॉमन में लोन सब्सक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। ICICI वेंचर कैपिटल क्या करता है, सेम IT टेक्नोलॉजी को कॉमन पॉइंट्स में लिख देना। टूरिज्म क्या मेन क्या है, टूरिज्म को फाइनेंस देता है, और अदर में लिख देना। क्या बात समझ में, तो ये शॉर्ट में हो गया, पूरा मॉड्यूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, LIC हो गया, UTI हो गया, GIC हो गया, इसका मेन क्या है, इंश्योरेंस, इसका मेन क्या है, एनकरेज सेविंग, इनका जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें ऐसा कोई कॉमन पॉइंट्स तो है ही नहीं, तो इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनका मेन काम जो है वो वही करते हैं, अदर एक्टिविटीज नहीं है इसमें। अब नेशनल लेवल की तो पॉइंट्स खत्म हो गए, स्टेट लेवल की बात करते हैं। स्टेट लेवल में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है बच्चा, और स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मेन क्या है, डेवलप करना स्मॉल और मीडियम, इसका मेन क्या है, प्रमोट करना इंडस्ट्री डेवलपमेंट और फाइनेंस देना स्मॉल
एंटरप्रेन्योर को। बच्चा अदर ऑब्जेक्ट में ये लिख देना क्या क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, सब्सक्रिप्शन, प्रोवाइड असिस्टेंट, तो ये तो पीछे भी हमने पढ़े थे, इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे, ये सारी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कॉमन, पॉइंट वाइज क्लैरिटी है। चलिए बच्चा जैसे कि मैंने आपको बोला अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल मार्केट खत्म कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने नेशनल और स्टेट कर लिया, अब हम कहाँ आ रहे, पूरे पॉइंट वाइज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय इनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते। अब कौन होते हैं ये थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, कुछ नहीं बायर है। इनका काम क्या है, शेयर्स को परचेस करना। ये कुछ क्वालिफाइड है, क्यों क्वालिफाइड है, सेबी के पास जाकर ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और बोलते हैं कि हम कंपनी पे पैसा लगाएंगे, हम कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। तो कुछ नहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ये इन्स्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो शेयर्स को खरीदते हैं लार्ज स्केल में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं, ये इवैल्यूएट कर लेते हैं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सेबी के पास जाके रजिस्टर करवाते हैं और इनकी पूरी लिस्ट दे रखी है। कौन होते हैं, म्यूचुअल फंड, वेंचर, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो, पब्लिक फाइनेंस, ये पूरी लिस्ट है। ये सारे के सारे कौन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। शेड्यूल बैंक हो गया, मल्टी बायलैटरल डेवलपमेंट, स्टेट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पेंशन। बच्चा ये सारे के सारे कौन है, एनबीएफसी फाइनली, है ना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ये सारे क्यूआईबीज है। तो प्लीज ये लिस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा हमने नेशनल लेवल पढ़ लिया, स्टेट लेवल पढ़ लिया, ठीक है, देन हमने क्यूआईबी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते, ये कौन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर आप ध्यान दोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये क्यूआईबी के सेकंड पॉइंट में दे रखा है, ठीक है, तो नाम दे रखा है। चलिए इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वर्ड से ही समझो, फॉरेन बाहर का, पोर्टफोलियो बहुत सारी जगहों पे पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर बाहर का एक इन्वेस्टर है। लेकिन अब बाहर का इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली यहाँ सेबी के पास आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। इनकी कैटेगरीज होती है। अब इनकी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी एफपीआई की कैटेगरी 1 होती है और कैटेगरी 2 होती है। बच्चा अब यहाँ इतनी डिटेलिंग में दे रखा है, इसका भी मैंने शॉर्टकट कर लिया, इसका भी मैंने शॉर्टकट कर लिया, ये हम जो पढ़ेंगे। चलिए तो शॉर्ट में पढ़ते हैं। क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर के इन्वेस्टर्स है, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में बच्चा कितने पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं। कैटेगरी 1 बोल रहे कि भैया बाहर की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर, बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट की बात हो रही है और वहां पे गवर्नमेंट रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स है, मतलब कि वहां के सेंट्रल बैंक्स हो गए, फॉरेन वेल्थ फंड्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, और वहां के बाहर के फॉरेन के पेंशन फंड की बात हो रही है, वहां के यूनिवर्सिटी फंड की बात हो रही है। जो भी इंडिया के बाहर जो भी एप्रोप्रिएट रेगुलेटेड एंटिटीज होंगी, मतलब वहां के बैंक, वहां के एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, एंटिटीज जो बिलोंग करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर ऑफ कंट्री। अब बच्चा इनकी अगर बहुत डिटेलिंग में समझना है तो प्लीज बच्चा आपको मेरे चैनल में इस पूरे की पूरी डिटेल में मॉड्यूल से पढ़ाई हुई पूरी, है ना, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर से इसीलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स है, इसमें 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में 4 आते हैं। कैटेगरी 2 क्या बोलते हैं, जो कैटेगरी 1 में एलिजिबल नहीं है बाकी सब इसमें आ जाएंगे। जैसे कि कौन कौन आ जाएंगे, एंडाउनमेंट मतलब चैरिटी, ठीक है। यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अलग से भी दे दो, वहां की बाहर की कंपनीज होगी, बाहर की फैमिली ऑफिस, इंडिविजुअल, अनरेगुलेटेड फंड जो भी बाहर होते हैं, तो ये सबको कवर कर लिया। चलिए अब हमने बच्चा नेशनल कवर कर लिया, स्टेट पढ़ लिया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर पढ़ लिया और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है बच्चा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है लेकिन एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए अब आपकी बुक में बच्चा इतनी सारी जो डिटेलिंग दे रखी है इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है। आइए, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पुराने नाम की अगर मैं बात करूं तो ये वेंचर कैपिटल फंड के नाम से जाना चाहता था। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, ये एक ट्रस्ट की तरह बनता है। आप चाहो तो कंपनी के फॉर्म एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट जैसा बनाना है वैसा बना लीजिए। यहाँ पे होता है क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स पैसे को पूल करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते कि वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट उसका अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी के रूप पे या ट्रस्ट या एलएलपी के रूप में बनते हैं और बड़े बड़े जो वेल्दी लोग होते हैं ये पूरा पैसा इसमें यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं।
चलिए, तो अब आपके अगर मॉड्यूल में देखेंगे तो बच्चा यही लिखा है, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको ये बता दिया है। और ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है लेकिन वो म्यूचुअल फंड को कवर नहीं करता, ना ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कौन कौन नहीं आता, तो फैमिली, इसॉप, देन एम्प्लॉय वेलफेयर, होल्डिंग कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये सब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की क्राइटेरिया से बाहर है। ठीक है, चलिए अब इनकी भी कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है, इन कैटेगरीज को शॉर्ट में समझते हैं। चलिए, कैटेगरी 1 की बात करें तो बच्चे ये सारी की सारी स्टार्टअप अर्ली स्टेज वाली हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें वेंचर कैपिटल फंड, एक्चुअल में पुराना नाम इसका वेंचर कैपिटल फंड बोला जाता था, लेकिन अब उसका एक ब्रॉडर नाम दे दिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और वेंचर कैपिटल फंड इसका एक पार्ट बन चुका है जिसको आगे चल के हम डिटेल में भी समझेंगे। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये स्टार्टअप कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं। एसएमई मतलब क्या हो गया बच्चा, ये स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है वो हो गया। सोशल वेंचर फंड पे पैसा लगाते हैं बच्चा। पहले कैटेगरी 1 जो स्टार्टिंग के स्टार्टअप वाले बिजनेस में लगाते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड। कैटेगरी 3 क्या बोलता है बच्चा, ये उस पे पैसा लगाती है जो एकदम कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाली है। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टार्टअप कंपनी, रिस्क बच्चा। थर्ड क्या बोलता है, जो एकदम कॉम्प्लेक्स जिनकी स्ट्रेटेजीज है, जो जिसके समझ में नहीं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स है ये बच्चा। ठीक है, अब कैटेगरी 2 क्या बोलता है, जो 1 में भी कवर नहीं हो रही, सेकंड में भी कवर, सॉरी थर्ड में भी कवर नहीं हो रही, वो सेकंड में कवर हो जाती है। क्या बात समझ में आई, जिसमें नॉट अंडरटेक लिवरेज और बोरिंग वाले अदर देन कुछ डे टू डे ऑपरेशनल वाले आ जाते हैं। क्लियर है, चले अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हमारा खत्म होता है, इसी का ही एक पार्ट है जिसको उन्होंने अलग से एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्या आ जाता है बच्चा, वेंचर कैपिटल। अगर आप ध्यान देंगे आपकी जो बुक है उसमें देखो ये वेंचर कैपिटल कैटेगरी 1 में दे रखा है, कैटेगरी 2 का एग्जाम्पल दे रखा है, प्राइवेट इक्विटी। इस प्राइवेट इक्विटी को भी अलग से पढ़ेंगे, तो ये दोनों हैं जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले की डिटेलिंग क्या है, वेंचर कैपिटल, और दूसरी 7th पॉइंट है प्राइवेट इक्विटी। चलिए, वेंचर कैपिटल क्या होता है, साफ साफ बताया, स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जो पैसा लगाती हैं बच्चा। यहाँ पे अर्ली स्टेज में रिस्क लेते हैं जिसमें हाई रिटर्न, ऑब्वियसली बच्चा रिस्क है तो हाई रिटर्न तो होगा। इन्होंने डिटेल में यहाँ बता दिया, वेंचर कैपिटल फंड ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि क्या करता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब स्टार्टअप पे पैसा लगाती है, अर्ली स्टेज में लगाती है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नई नई चीजों पे लगाती है। ठीक, एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या इस वेंचर कैपिटल कंपनी का, इन्होंने पूरा एरिया वही दे रखा है। क्या क्या एरिया दे रखा है बच्चा, ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ एक चीज कवर कर दूं बच्चा, यहाँ पे एंजल फंड भी कवर हो जाता है। तो वेंचर कैपिटल फंड के अंदर वापस हम अब पढ़ रहे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके अंदर 3 कैटेगरी जिसमें वेंचर आ जाता है, वेंचर के अंदर क्या आ जाता है, एंजल फंड। इस एंजल फंड को भी अलग से पढ़ेंगे। वापस 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 इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि आज की अगर इंडिया की बात करूं तो सॉफ्टवेयर सेक्टर, आजकल के आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंडिया का नाम हो गया है, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। वेंचर कैपिटल फंड के बाद आते हैं प्राइवेट इक्विटी में। ये प्राइवेट इक्विटी क्या है, नाम से समझेंगे, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट कंपनी की इक्विटी पे पैसा लगाना, प्राइवेट कंपनी की इक्विटी में लगाना, ये भी रिस्की काम है। प्राइवेट इक्विटी एक टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस के थ्रू हु टेक द सिक्योरिटी और डेट इन ऑपरेटिंग कंपनीज जो कि पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज है। वो प्राइवेट कंपनी जिसपे आपको लग रहा है कि भैया इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, तो इस कंपनी की पूरे के पूरे प्राइवेट शेयर्स खरीद। तो एक्चुअल में प्राइवेट इक्विटी में पैसा कौन लगाता है, एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लगाते हैं। क्या बात समझ में आ गई, चलिए चलते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी की बात करूं तो बच्चा प्राइवेट इक्विटी के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, लेवरेज बाय आउट, दूसरा क्या होता है, वेंचर कैपिटल, तीसरा क्या होता है, ग्रोथ कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी एक प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर को पूरा कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि बच्चा उन्हें लगता है कि भैया इनका सुनहरा भविष्य है, इसीलिए। तो लिवरेज बाय आउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिवरेज बाय आउट क्या बोलता है, लिवरेज बाय आउट बोलता है कि भाई मुझे एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स खरीदने, लेकिन भाई मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत महंगा और इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं उधारी लेकर खरीद लूंगा। क्या करूंगा बच्चा, उधारी लेकर खरीद लूंगा। और उधारी लेकर जब मैं खरीदूंगा और मुझे लोन चुकाना होगा उस उधारी का, तो मुझे मालूम है कि जिस कंपनी में खरीद रहा हूँ वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो उस कंपनी अपना तो बिजनेस कर ही होगी, उस कंपनी से जो पैसा आएगा मैं वो लोन चुका दूंगा। तो आ जाइए, लिवरेज बाय आउट मतलब मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हम एक कंपनी के इक्विटी शेयर को खरीद रहे हैं, लेकिन कैसे खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं बच्चा, उधारी से, और यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज, उधारी में खरीद रहे हैं। और टिपिकली मोर मैच्योर और जनरेट, हमें मालूम है कि इस कंपनी जिसको खरीदा जा रहा है उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है, जिसे हम अपने पैसों को रिकवर कर लेंगे। अब बच्चा
प्राइवेट इक्विटी का दूसरा पार्ट है वेंचर कैपिटल, जहां वेंचर आ जाएगा तो समझ जाना ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की है ना, सब प्राइवेट कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का हमें स्टार्टअप पे लगा रहे हैं। ग्रोथ कैपिटल कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी जो जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो एक्सपेंशन के लिए अपनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चा, एंजल फंड। अभी मैंने आपको बताया एंजल फंड क्या है, वेंचर कैपिटल का ही अंदर वाला पोर्शन आ जाता है। एंजल फंड मनी पूल करते हैं बहुत ही बड़े अमीर पार्टी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, चाहे वो कंपनी भी हो सकती है, उन्हें जनरली एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। कुछ नहीं, स्टार्टअप कंपनीज में लगाते हैं, ये सब कैटेगरी है वेंचर कैपिटल फंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं बच्चा, अगर आप नोटिस करोगे तो हर जगह मैं ये कह रही हूँ ये लोग एक्सपर्ट है, पैसा है, अमीर पार्टी है ये, लेकिन सबकी ना एक डेफिनेशन है, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर की क्या डेफिनेशन है। एंकर इन्वेस्टर वो बड़ा पार्टी जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन स्टिल इसकी एक डेफिनेशन है। एंकर इन्वेस्टर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ही है बच्चा, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन कितनी होती है, मिनिमम क्या होती है बच्चा, 10 करोड़ की। अगर ये कह रहे हैं भैया कोई भी इशू आता है और मैं उसमें 10 करोड़ के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मुझे इतने शेयर्स तो मिनिमम चाहिए, तो एंकर हो जाएगा। नॉर्मली 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के लिए करे तो वो QIB है। लिमिट अगर 10 हो जाती तो उसको एक स्पेशल बस नाम दे दे उस QIB, क्योंकि भैया आप एंकर हो। तो अच्छा, आपकी बुक में जो इतनी पूरी डिटेलिंग दे रखी है, तो प्लीज उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इन्होंने कहा एंकर इन्वेस्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है उनके शेयर्स अगर खरीदने आ रहा है तो उसकी लिमिट अलग है। और अगर एक छोटी कंपनी स्मॉल और मीडियम कंपनी है, तो उनके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, जिसे हम बोलते हैं SME एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम मेन बोर्ड बोलते हैं। ठीक, अगर कंपनी यहाँ लिस्ट है तो यहाँ की एप्लीकेशन की लिमिट अलग है, अगर छोटी कंपनी है तो छोटे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है तो उसकी लिमिट अलग है। एक बार बच्चा मेन की आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक SME की भी समझ जाओगे। इन्होंने कहा एंकर इन्वेस्टर वो एंकर इन्वेस्टर है जिसकी मिनिमम एप्लीकेशन 10 करोड़ की होगी। तो SME में क्या बोल दिया है, लिमिट थोड़ी छोटी होगी क्योंकि छोटी कंपनी है। इन्होंने बोला कि ये जो एंकर इन्वेस्टर है जब इतने के लिए अप्लाई करेंगे तो भैया कंपनी को एक लिमिट दे दी है कि भाई मैक्सिमम 2 इन्वेस्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या बोल दिया भैया मैक्सिमम इसमें भी 2 इन्वेस्टर सेम है, तो हम बस मेन बोर्ड पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक SME कवर हो जाएगा। इन्होंने कहा अगर 10 करोड़ से मान लो एप्लीकेशन, अगर बच्चा एक लिमिट है वापस अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है और एंकर इन्वेस्टर अप्लाई कर रहा है, तो अगर 10 करोड़ तक का अप्लाई करता है तो 2 इन्वेस्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके एंकर। लेकिन अगर 10 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में है तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि भैया मिनिमम 2 तो रखने ही पड़ेंगे, आपके 2 तो इन्वेस्टर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 15 इन्वेस्टर तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना हर इन्वेस्टर के पास मिनिमम 5 करोड़ तो होना चाहिए, मिनिमम बोला है। सेम बच्चा यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 का 2 कर दिया है, लिमिट सेम है। यहाँ पे 10 से 250 करोड़ के बीच में, उन्होंने कहा 2 से 25 करोड़ के बीच में, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बोली है एक एंकर इन्वेस्टर के पास 5 करोड़ मिनिमम होने चाहिए, यहाँ पे क्या बोल दिया, एक ही होना चाहिए। फिर बच्चा इन्होंने कहा अगर 250 करोड़ के ऊपर है तो इन्होंने कहा मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 15। सेम यहाँ पे उन्होंने 250 की जगह बोल दिया 25 करोड़ से ऊपर अगर होता है SME वाले हैं तो 5 और 15। इन्होंने कहा 10 इन्वेस्टर, ध्यान देना, 10 इन्वेस्टर फॉर द एवरी एडिशनल 25 करोड़ विच मिनिमम 5 करोड़ बाई ईच इन्वेस्टमेंट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को चलिए समझते हैं। इन्होंने कहा अगर 25 करोड़ से अबव जाता है तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15, ये तो हमें समझ में आ गया। चलिए मान लो बच्चा का 300 आता है तो यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 400 आता है तो यही लगेगा। इन्होंने कहा कि मान लो एडिशनल बात इन्होंने बोली, आपकी बुक में लिखा है 10 इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 250 करोड़। चलिए मान लो बच्चा अप्लाई कितने के लिए किया गया, 500 करोड़ के लिए। अब 500 करोड़ का 2 बाइफर्गेशन कर दिया, 250 करोड़ और 250 करोड़, ठीक है। चलिए पहले 250 करोड़ में उन्होंने बोला भैया 5 से 15 लोग होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। एडिशनल एवरी एडिशनल 250 करोड़, एडिशनल कितना हुआ 250 और हो गया। इन्होंने कहा तो इसके लिए हमने कितने दे दिया आपको 10 इन्वेस्टर। अब जो हमने 10 इन्वेस्टर दिए तो याद रखना मिनिमम हर एक पर्सन के पास कितना होना चाहिए 5 करोड़। सेम बच्चा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्लीज बच्चा बुक में एक
आपकी जो न्यू बुक है उसमें बच्चा एक करेक्शन है, ये लोग है ना ने क्या किया है, एसएमई और मेन बोर्ड का मिक्स कर दिया, तो प्लीज एक करेक्शन कर लेना, ये शॉर्ट में जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको करेक्ट कर लेना। ठीक, चलिए ये भी होता है कवर। नेक्स्ट बच्चा क्या है, हाई नेटवर्थ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन है, ये एकदम अमीर पार्टी है बच्चा, एकदम अमीर पार्टी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन है, कुछ नहीं, ये रिटेल सेगमेंट बेस से एकदम अलग है। ठीक है, नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है, लेकिन स्टिल इंडिया में इंडिविजुअल से हमारा बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंसान वो हैं, अमीर लोग वो हैं जो इंडिविजुअल 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट वेल्थ जो भी रेंज इनकी 25 लाख से 2 करोड़ की बात आती है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इमर्जिंग मतलब होने वाले हैं बच्चा। 2 करोड़ से ऊपर वाले हाई नेटवर्थ कहलाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है। फाइनली आते हैं बच्चा पेंशन फंड में। ठीक है, अब पेंशन फंड क्या है बच्चा, फंड स्टैब्लिश बाय द एम्प्लॉयर टू, कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज के लिए फंड प्रोवाइड करती है, पेंशन के फॉर्म में इनके फंड को अभी इकट्ठा कर देती है, ताकि धीरे धीरे जब ये रिटायर हो जाए तो उनको एक छोटा अमाउंट मिलता रहे। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करके एक पेंशन फंड बनता है। अब अगर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारे एक्ट्स बने। तो पेंशन के 2 सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल के अंदर क्या क्या आ जाता है, फॉर्मल मतलब सिस्टमैटिकली चलाए जाने वाला, जिसमें हमारा एक पेंशन एक्ट आता है, गवर्नमेंट आता है। ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन जो मिलती है, और वॉलंटरी भी आ जाता है। इनफॉर्मल एक तरीके से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए होते हैं। ये वर्कर्स एक तरफ से होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, वेंडर, एग्रीकल्चर, इन सब का। तो पेंशन के 2 पार्टीशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिटेल में बताया। अब आपकी अगर बुक में जाओगे तो बच्चा ये देख लेना, यही इसको मैंने चार्ट फॉर्म में दिखाया। इसी के अंदर पेंशन की बात हो रही है बच्चा, पेंशन फंड की बात हो रही है। इसमें एक अटल पेंशन एक योजना चालू की गई है बच्चा, अटल जी के नाम पर की गई है। इसमें इन्होंने ये बजट 15-16 में पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। एक्चुअल में ये क्या करना चाहती है, इनकरेज करना चाहती है कि भैया काम करने के बाद, एक उम्र के बाद आप काम नहीं कर सकते तो आपको तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। तो स्कीम्स है, इस स्कीम में आपको 5 से 5,000 तक पर मंथ का पेंशन होगा। तो आपसे भी एक छोटा छोटा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटता रहेगा और आपको 60 एज के बाद आपको मिलता जाएगा। अब आप कितना पैसा कटवा रहे हो डिपेंड करेगा आपने कौन सी स्कीम ली है। तो स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 1000 से 5000 तक का मिल सकता है। फिर फाइनली क्या है बच्चा, गवर्नमेंट पेंशन है। गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों पेंशन की बात कर रखी है। सेंटर में हमारे डिफेंस, रेलवे, पोस्ट आ जाते हैं। स्टेट में हमारे बैंक पेंशन, नाबार्ड, आरबीआई ये सब आ जाती है। सुपर एनुएशन स्कीम भी है बच्चा, ऑल्सो इन दी मार्केट, जो रिटायरमेंट प्लान्स को एक बार कवर करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कवर होता है। क्या कवर होता है बच्चा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पैसा लगाते हैं। अगर मैं वापस आपको इंट्रो दूं, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और समझा था फाइनेंशियल सिस्टम में पहले फाइनेंशियल मार्केट था, मनी और कैपिटल कवर, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये हमने सारी की सारी चीजें कवर कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या प्रोडक्ट है जिसमें पैसा लगाया जाता है। इक्विटी जानते हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, बॉन्ड और कुछ नई चीजें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमारा इस चैप्टर का, इस फाइनेंशियल सिस्टम का लास्ट पोर्शन कवर हो रहा है। चलिए आ जाइए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स है बच्चा। तो ये इक्विटी शेयर्स वही ऑर्डिनरी शेयर्स है जिसमें कंपनी आईपीओ, एफपीओ ये सब लेकर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं। इसकी डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाएंगे बच्चा, आपको रीड करने का ही दे रही हूँ क्योंकि बचपन से हम पढ़ रहे हैं, कॉमर्स का बचपन और आपका 11th-12th है। तो इक्विटी शेयर सिंपल है, तो प्लीज इसको एक बार 1 रीड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन बच्चा, क्या शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के भी इशू कर सकते हैं? हाँ, ऐसे शेयर्स हो सकते हैं जिनमें आपका वोटिंग राइट्स है ना, शेयर्स आपके पास भले 10 हो लेकिन वोटिंग राइट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज एक बार रीड करना। प्रेफरेंस शेयर्स बच्चा वही जो अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको प्रेफरेंस मिलती है, जिनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाता है। देन बच्चा, डिबेंचर कंपनी जो लोन के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में लेती है, जिसको रिडीम करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक टाइम बाद रिटर्न करना पड़ेगा। इनको डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली, ये सब क्योंकि पढ़े हुए टॉपिक्स है। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होते हैं? वही बच्चा जो कंपनी इशू करती है। बॉन्ड जस्ट लाइक का डिबेंचर से होता है बच्चा। ये बॉन्ड कौन इशू कर सकती है? कंपनी भी इशू कर सकती है, सरकार भी कर सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार पढ़ना, चिल्लर है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट जो कंपनी जो सरकार कर रही है, बैंक कर रही है, और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इनको एक बार रीड करना। अब जो यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट, वो हम 5th पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्विटी हो गया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये आपके पल्ले, क्योंकि बच्चा ये चिल्लर पोर्शन है इसीलिए। तो रिविजन में हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। आ जाइए।
फिफ्थ टॉपिक की बात करूं तो आपके सामने दिख रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, लेकिन जब भी बच्चा ये पढ़ते तो उसके साथ साथ दूसरा भी पढ़ते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे। शॉर्टकट में मैं इसे FCCB बोलूंगी और FCEB बोलूंगी। इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो सबसे थर्ड वाला टर्म देखो, यहाँ C लिखा और यहाँ पे E लिखा है। CE का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कन्वर्टेबल। ये क्या बोल रहा है, फॉरेन करेंसी, बाहर की करेंसी जो कन्वर्ट हो जाएगी, वो बॉन्ड्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, फॉरेन करेंसी, ये क्या है, एक्सचेंजेबल। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के लिए इस डायग्राम को समझते हैं। बच्चा पहला है FCCB, दूसरा है बच्चा FCEB। चलिए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बच्चा नाम से समझेंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड कहां इश्यू किया जा रहा है, एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी क्या कर रही है बच्चा, ये बॉन्ड इश्यू कर रही है बाहर की जनता को, US या UK की पब्लिक को कर रही है, एग्जाम्पल ले रही हूं, ठीक है। चलिए इनको अगर बॉन्ड इश्यू किया तो बच्चा अब जनता ने हमें क्या दिया होगा, फंड दिया होगा, वापस वापस वापस। कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने बाहर की जनता को, फॉरेन की अना जनता को बॉन्ड इश्यू किया, बदले में उन्होंने हमें पैसा दिया, फॉरेन करेंसी दिया, ठीक है, जो कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाती है। अब बच्चा मैच्योरिटी थी 5 साल बाद बॉन्ड को रिटर्न करने की। जैसे ही 5 साल होते हैं तो बच्चा बॉन्ड को सरेंडर कर दिया जाता है कि भैया मैच्योरिटी आ गया, हमें हमारा पैसा दो। लेकिन कंपनी ने क्या बोला, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन इक्विटी। तो कंपनी ने उनको क्या ऑप्शन दिया है, कंपनी ने क्या ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो पैसा ना लेकर हमारी कंपनी के क्या ले लो बच्चा, इक्विटी शेयर्स वापस। इंडियन कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया बाहर की जनता के लिए, बाहर की जनता ने बदले में हमें पैसा दिया। अब 5 साल की मैच्योरिटी है, 5 साल जैसे ही खत्म हो जाएंगे, या तो आप क्या करो, पैसा लेकर जाओ, या तो आप क्या करो, पैसे को उस बॉन्ड को कन्वर्ट करवा लो इक्विटी शेयर में। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। दूसरी हेडिंग है बच्चा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एक्सचेंज किया जा रहा है। बच्चा सेम एग्जांपल, बस यहां पर ए कंपनी और बी कंपनी का आपस में टाई अप है। ए कंपनी भी एक इंडियन कंपनी है, बी कंपनी भी एक इंडियन कंपनी। ए कंपनी बी कंपनी का आपस में टाई अप है। ए कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया है बाहर की जनता को, बदले में पैसा मिला है। अब 5 साल की मैच्योरिटी होती है, 5 साल की मैच्योरिटी होती है। या तो बच्चा ए कंपनी से आकर पैसा ले जाने का, या तो ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ क्या कर रखा है, एक अग्रीमेंट कर रखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया अगर आप चाहो तो शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सचेंजेबल। आप चाहो तो बॉन्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हो, किसमें, इक्विटी शेयर में। लेकिन बच्चा जो भी हमने FCCB पहले पढ़ा और इसमें पढ़ा, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें जिस कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया है उसी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया उस कंपनी के नहीं मिल रहे, उस कंपनी ने दूसरी बी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है और उस कंपनी के मिलेंगे। बच्चा कुछ नहीं, जनता के पास ऑप्शन है, करना है करो, अदरवाइज पैसे लेके अपना रिडीम कर लो, वापस ले लो। क्लियर है। चल, तो आपकी अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे तो मीनिंग, तो पहला मीनिंग है इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें 3 पार्टी की, क्योंकि बच्चा ए बी 2 कंपनी आ जाती है। यहाँ पे कन्वर्ट होता है बच्चा, यहाँ पे एक्सचेंजेबल होता है। यहाँ पे कोई MOU साइन नहीं होता बच्चा, क्योंकि एक ही कंपनी है। यहाँ पे 2 कंपनी के बीच, ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में MOU साइन था, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर क्या बन जाता है बच्चा, शेयर होल्डर। ए कंपनी का बॉन्ड होल्डर उसी कंपनी का शेयर होल्डर। यहाँ पे बोल रहे हैं भैया बॉन्ड होल्डर तो एक ही थे, लेकिन शेयर होल्डर किसके बने बच्चा, बी कंपनी के। दैट इज डिफरेंस बिटवीन, बुक में एक बार जाके रीड कर लेने का, विद एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक्चुअल में पूछ लिया जाता है कि सामने वाला जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट उसका उस बॉन्ड को ही वापस से उसका पैसा लेना रहेगा, या फिर उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल दे रखा है, इजी दे रखा है। इनकेस आपको डिफिकल्टीज आती है तो फिर से बच्चा बता रही हूँ, आपको अगर ये डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल में आपको डिटेल में मिल जाएंगे विद चैप्टर वाइज। मैंने पूरा मॉड्यूल, पूरा SLCM कवर करवाया है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। चलिए हेडिंग आपकी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, लेकिन उससे पहले बच्चा मैं आपको चाहती हूं ADR भी आप समझ लो, GDR भी समझ लो, तब जाके आप IDR, ये आपके टॉपिक है ना, IDR। चलिए ADR GDR, अगर IDR की बात करूं तो सबसे पहले मैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझा रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट? बच्चा कुछ नहीं, हमारी इंडियन कंपनी इंडिया में शेयर इशू कर रही है, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मान लो हमारी इंडियन कंपनी इंडिया के मार्केट से पैसा नहीं ले रही है, इंडिया के बाहर के मार्केट से,
अब वो भी कौन सा मार्केट बच्चा, अमेरिका के लोगों को, वो कह रही है कि आके हमारे इसमें पैसा लगाओ। अगर अमेरिका की कंट्री में अगर ये नहीं इश्यू किया जा रहा है, उसके अदर देन किसी भी दूसरी कंट्री में किया जा रहा है, तो उसे हम जीडीआर बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं। एडीआर जीडीआर पहले समझेंगे, फिर आईडीआर में आएंगे। इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किया। ठीक है, शेयर इशू किया और किसको बोल दिया, डोमेस्टिक अपने ही इंडिया के कस्टोडियन को बोला कि भैया ये लो शेयर्स वापस। इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किया और इंडिया के ही कस्टोडियन को बोल दिया अपनी कस्टडी में शेयर्स रखो। दैट मींस क्या, डोमेस्टिक कस्टोडियन बोलूंगी इसे। अब जैसे इसको शेयर्स मिलते ये इन्फॉर्म करेगा, अपडेट करेगा किसको, इंडिया के बाहर किसको करेगा, डिपॉजिटरी कौन होता है बच्चा, डिपॉजिटरी बैंक एक बैंक हो गया जिसमें शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल हमारी इंडिया के ना, अब ये इंडिया के नहीं, बाहर के। कस्टोडियन और इनका आपस में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओवरसीज क्योंकि बाहर का डिपॉजिटरी बैंक, उसको अपडेट किया। क्या अपडेट किया कि मेरे पास शेयर्स आ गए, कंपनी ने इशू कर दिया, जो भी इंटरेस्टेड है उनको ये दे दीजिए। अब डिपॉजिटरी ने, बाहर के फॉरेन के डिपॉजिट ने, ओवरसीज के डिपॉजिटरी ने वहां के इन्वेस्टर को, अमेरिका के लोगों को बोला भैया इस कंपनी के शेयर्स आ गए, जिसको इंटरेस्ट है आइए हमसे लीजिए। इस डिपॉजिटरी ने अपडेट किया इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर ने डिपॉजिटरी ने इन्वेस्टर को क्या दिया, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी ने जो इन्वेस्टर को डेटा दिया बच्चा, उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, जब एक डिपॉजिटरी इन्वेस्टर को, अब शेयर्स तो देगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, शेयर्स तो कस्टोडियन के पास फिजिकल फॉर्म में है, इसने दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन्होंने शेयर वर्ड ना यूज करके क्या बोल दिया बच्चा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक रिसिप्ट जिसमें लिखा है कि आपने मुझसे इतने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लिए, तो इसे हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोले। लेकिन अमेरिका की जनता को दिया जा रहा है इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी। सेम ग्लोबल की जनता को दिया जा रहा है तो वो। अब बच्चा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नोटिस करो अमेरिकन और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कंपनी इंडिया की थी, वो बाहर इशू कर रही है। अब एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ रही है, वो कह रही है हमें यहाँ के मार्केट से शेयर्स इशू करना है। तो एक फॉरेन इशूइंग कंपनी मतलब क्या, फॉरेन की कंपनी, बाहर की कंपनी बाहर के कस्टोडियन को कहेगी, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। अब बाहर का कस्टोडियन बैंक हमारे डिपॉजिटरी को अप्रोच करेगा, डोमेस्टिक, जो कि वही है हमारे एनएसडी और सीडीएसएल, और ये हमारे इंडियंस को बोलेगा कि लो हमसे शेयर्स, और वो इसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा। वो एक्चुअल में है क्या, फॉरेन शेयर्स है, दैट्स इट, लेकिन उसे बस डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाता है क्योंकि डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दे रखा है। प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब है बच्चा, आप चाहो तो ये वाला प्रेजेंटेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं बच्चा। वापस फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, मार्केट पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं 1 by 1, जिसमें इक्विटी, डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब पढ़ा, एफसीसीबी पढ़ा, और फाइनली जो हमने लास्ट में पढ़ा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट ही है। शॉर्ट में समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? डेरिवेटिव एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, वो किसी और पर बेस्ड होता है, जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है फ्रॉम द वन और मोर अदर एसेट। जैसे कि कुछ एसेट्स, वो एसेट्स कौन से बच्चा, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, करेंसी में। फॉर एग्जांपल दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते कि नहीं भैया शेयर्स के, बॉन्ड्स की जो ये करेंसी है ये क्या हो जाएगी बच्चा, इसके रेट ऊपर हो जाएंगे। सामने वाला अपना दिमाग लगा के बोल रहा ऊपर हो जाएगा, ऑपोजिट वाला क्या बोलता है कि नहीं भैया कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है शेयर्स, करेंसी, बॉन्ड्स पे बेस्ड होती है, तो इसे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉपर का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने, एक ने बोला कि नहीं भैया प्राइस बढ़ जाएगी, एक ने बोला नहीं प्राइस कम हो जाएगी, तो उनके बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चा, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्यूचर डेरिवेटिव, एक होता है ऑप्शन, और एक होता है फॉरवर्ड। आपके सिलेबस में फॉरवर्ड नहीं दे रखा है बच्चा, लेकिन पहले मैं आपको फॉरवर्ड समझाऊंगी। फॉरवर्ड समझ में आएगा तभी ऑप्शन और फ्यूचर समझ में आएगा बच्चा। ऑप्शन के अंदर भी 2 होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आ जाइए, डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आ गया बच्चा आपको। ठीक है, अब इन्होंने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और क्या बोल रखा है, करेंसी डेरिवेटिव। कुछ नहीं बच्चा, करेंसी की प्राइस पे आपको आए दिन, हर दिन का डेटा मिलता रहता है कि आज हमारा रुपया वीक हो गया, आज हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया, डॉलर से हम कंपेयर करते रहते हैं। तो बच्चा एक तरीके से हमने एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक एक्सपोर्टर है जो कि बाहर बिजनेस कर रहा है बच्चा। अब रुपया महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, तो उसे तो इफेक्ट होगा। तो वो
वो एक्सपोर्टर बाहर की जो कंट्री जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनके साथ वो जो डेरिवेटिव वाला कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि रेट कम होगा तो ऐसा होगा, ज्यादा होगा तो ऐसा होगा, ये वाली डील होगी, तो वो करेंसी डेरिवेटिव कहलाती है। बच्चा क्या बेनिफिट है? ऑब्वियसली बच्चा इजी हो जाएगा, प्राइस को लेकर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या बच्चा? कमोडिटी डेरिवेटिव। अब बच्चा डेरिवेटिव का मीनिंग तो समझ में आ गया, करेंसी आ गई तो करेंसी की प्राइस को लेकर हो रहा है, कमोडिटी आ गई तो उन्होंने कमोडिटी के कुछ एग्जांपल दे दिए, फिजिकल गुड्स की बात कर दी, जैसे उसमें ऑयल, गैस, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सब मिनरल्स, ये सारी चीजें उन्होंने बोल दी। ठीक है, चलिए बच्चा, तो डेरिवेटिव, कमोडिटी और फ्यूचर, सॉरी कमोडिटी और करेंसी, ये हमने समझ लिया। अब इन्होंने बोला डेरिवेटिव के जो 3 टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से बताए बच्चा? मैंने आपको ये 3 ऑप्शंस बताए, वापस से आते, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये 3 टाइप होते हैं। पहला मैंने फॉरवर्ड लिखा क्योंकि पहले फॉरवर्ड समझाऊंगे, फिर फ्यूचर समझाऊंगे, फिर हम ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल बच्चा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, एक फार्मर भाई है, ठीक है, इस फार्मर भाई को क्या लग रहा है भाई कि मैं जो खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, है ना, उसके रेट क्या हो जाएंगे, बच्चा आगे चल के सस्ते हो जाएंगे और मुझे बहुत लॉस होगा। दूसरी तरफ ब्रोकर है, ब्रोकर को लग रहा है कि नहीं भैया रेट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो फार्मर और इनके बीच में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया मैं खेती तो कर रहा हूँ लेकिन आगे चल के उसके प्राइस कम हो सकते हैं। फार्मर ने बोला तो उसने कहा चलो ठीक है ना, मैं पहले से ही, फार्मर बोलो मुझे आप 500 रुपए का अग्रीमेंट कर लो, ठीक है, उस टाइम पे रेट जो कुछ भी होगा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप 500 में खरीदेंगे। ब्रोकर को लग रहा है कि नहीं भैया उस टाइम पे तो भैया 1000 के हो जाएंगे, 800 के हो जाएंगे, 900 के हो जाएंगे, तो ब्रोकर के दिमाग में क्या है कि रेट बढ़ जाएंगे, फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करना अच्छा है, फायदेमंद है, 500 में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सस्ता पड़ेगा। लेकिन फार्मर को डर लग रहा है, ब्रोकर को लग रहा है कि भैया सस्ता हो जाएगा। फ्यूचर की बात है बच्चा, ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है, अब बच्चा वो 2-3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स पता चलता है बच्चा, 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, आफ्टर 3 मंथ्स पता चलता है, क्या पता चलता है कि भैया 200 रुपए का मिल रहा है वो प्रोडक्शन। तो भैया किसान भाई तो खुश है, क्या खुश है कि भैया ठीक है, अच्छा हुआ मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया 500 का, तो मुझे तो फायदा होगा। लेकिन भैया ब्रोकर तो रो रहा है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि भाई उसे तो लगा था रेट ज्यादा हो जाएगा लेकिन उल्टा कम हो गया। तो वो किससे खरीदना पसंद करेगा? फार्मर से खरीदना पसंद करेगा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कि फार्मर के अलावा किसी और से? ऑब्वियसली उसका फायदा किसी और से, फार्मर के साथ तो वो फंस गया, तो वो धोखा भी दे सकता है बच्चा। दूसरी सिचुएशन ये है कि भैया फार्मर को पता चला मार्केट में 1000 रुपए हो गया, तो फार्मर को लग रहा है अरे यार मैंने तो सस्ते का सौदा कर दिया, लेकिन ब्रोकर को लग रहा है वाह मुझे तो सस्ता पड़ गया, लेकिन फिर फार्मर भाग जाएगा, वो उसको फायदा नहीं लगेगा। तो होता क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लोग आपस में कर लेते हैं, जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है देखने के लिए, जो कि रिस्की होता है। इसीलिए ये है ना इतना सक्सेसफुल नहीं है, लोग डरते। इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों भाग सकते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि कोई सजा देने वाला नहीं है। यहाँ पे सेबी बीच में आ गई और सेबी बोल रही भैया ये कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे। तो फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अभी यहाँ पे फार्मर ब्रोकर के साथ हुआ, सेम वही। लेकिन अगर कोई एक अपने कस्मों वादों से पीछे हट जाता है तो सेबी आकर उसको पनिश करेगा, सेबी पूरा कंट्रोल देखता है। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड में बस वही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं फ्यूचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें खरीदा या बेचने का डिसाइड होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से होती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया, फार्मर ने और ब्रोकर के बीच में 500 रुपए वाला प्री, है ना, क्वांटिटी कितने एसिड बेचना है, प्री डिटरमाइंड डेट, 3 महीने के बाद डेट पहले से डिसाइड होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस के साथ। तो क्वांटिटी, प्राइस, डेट सब डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे डंडा करने वाला कौन होता है बच्चा? सेबी होता है। क्लियर है? फॉरवर्ड में नहीं होता था, इसलिए आपके सिलेबस में भी नहीं दे रखा, लेकिन समझना जरूरी है। इन्होंने कहा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है फ्यूचर चेंज, है ना, यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर हो रही है। इसमें 2 पोजीशन होती है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन को परचेज बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन को सोल्ड बोलते हैं। बच्चा जनरली इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए बच्चा आपको मेरी डिटेल वाली वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे बच्चा आगे। करेंसी फ्यूचर की बात हो रही है, तो मतलब करेंसी को लेकर डिस्कशन हो रहा होगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर, है ना, दोनों टेंशन में आ जाएंगे।
रेट अगर ऊपर नीचे होता है तो उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करेंसी को लेकर, दैट्स इट। करेंसी फ्यूचर ऑप्शन उसको ही उसी की फ्यूचर और ऑप्शन को लेकर डिटेलिंग है। चलिए बच्चा अब आते हैं हम ऑप्शन। डेरिवेटिव के 3 टाइप थे, फॉरवर्ड थे, सिलेबस में नहीं था, समझा दिया, फ्यूचर समझ में आ गया। अब आते हैं हम ऑप्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें भी बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको फिर से बता रही हूँ प्रैक्टिकल के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बस मैं थ्योरी पोर्शन कवर कर रही हूँ। ऑप्शन की बात करूं तो गिव वन पार्टी, बच्चा जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी, जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से इसे कनेक्ट करके बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक है ए और दूसरा है बच्चा हमारा बी। ए ने बी को ऑप्शन दिया, ए ने बी को ऑप्शन दिया कि भाई ये जो शेयर्स है बच्चा सब फ्यूचर के ही शेयर्स हो रहे हैं, भविष्य की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ने ऑप्शन दिया, ऑप्शन इज गिवन वन पार्टी द राइट टू बाय और सेल। ए ने ऑप्शन दिया बी को कि भाई तेरे पास ही राइट है, या तो खरीदने का राइट है या तो बेचने का राइट है। ए के पास राइट नहीं है, वापस। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, जो भी हमने पीछे पढ़ा कि दोनों के पास अपने अपने राइट्स है, दोनों के अपने अपने राइट्स थे, दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशन थी। लेकिन बच्चा ऑप्शन की बात करूं तो उसमें एक ही पार्टी को राइट मिलता है। वो राइट हमने हमारे एग्जाम्पल में किसको दे दिया बच्चा, बी को दे दिया, ये राइट बी को है। तो बच्चा फ्यूचर में डेट में डिसाइड हो जाता है, एक प्राइस डिसाइड हो जाती है, अदर पार्टी हैज ऑब्लिगेशन, इसकी हमेशा ऑब्लिगेशन होगी। अगर एक पार्टी की राइट है तो दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। इस प्री डिटरमाइंड प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है, याद रखना। राइट टू बाय कॉल होता है, राइट टू सेल पुट ऑप्शन होता है। राइट ऑलवेज रिमेन विद द बायर, हमेशा याद रखना जो बायर होता है, ठीक है। ऑफ द ऑप्शन बाय द सेलर ऑफ द ऑप्शन ऑलवेज हैज द ऑब्लिगेशन। ये राइट हमेशा एक ही पर्सन को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में उसी फार्मर, चलिए एक तरफ ए और एक तरफ बी है, एक तरफ ए और एक तरफ बी है। ए ने बोला बच्चा बी को राइट दिया, ठीक है, ये राइट है, तो ये ऑब्लिगेशन होगी। राइट पहले से हमने बोल दिया 500 शेयर है, 500 रुपए का शेयर्स मैं खरीद लूंगा, 500 रुपए का शेयर्स मैं खरीद लूंगा, ए ने बोला, ठीक है। तो बी ने कहा ठीक है, ऑप्शन तो इसी के पास है ना। 3 महीने बाद बी को लगता है कि भाई इसने बोला था मैं परचेस कर लूंगा 500 में, लेकिन उसको पता चलता है भाई मार्केट में तो 1000 का हो गया, तो मैं इसको क्यों बेचूं। तो बी के पास ऑप्शन है, ये चाहे तो बेच भी सकता है, ये चाहे तो ना भी बेचे, ठीक है। एक ही तो ऑब्लिगेशन है, आएगा तो देना पड़ेगा। मार्केट में बी को पता चलता है कि ये 1000 रुपए का है, तो बच्चा ये इसके पास नहीं जाएगा और 1000 रुपए में क्या कर लेगा, शेयर्स खरीद लेगा। बच्चा मान लो ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये, बी को पता चलता है मार्केट में तो 100 का है, तो बच्चा बी हमेशा ए के पास आएगा ही। लेकिन बच्चा ए बोल रहा है कि वो बुद्धू थोड़ी ना है कि बस बी से क्या करता रहेगा, उसी की मर्जी चलेगी। ए बदले में प्रीमियम लेगा, पहले से एक पैसा ले लेगा, ए बदले में एक प्रीमियम ले लेगा। ये कहेगा भाई ये जो राइट मैंने आपको दिया, ये राइट ना 200 रुपए का है, ये राइट 200 रुपए का है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन वाइज देखते हैं। ए ने पहली सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में 1000 का हो जाता है, तो बी क्या देखेगा कि मैंने 500 का वादा किया था, 1000 रुपए में खरीदना तो फायदेमंद लग रहा है, लेकिन प्रीमियम तो देना पड़ेगा, ये अमाउंट बी को देना ही पड़ेगा, तभी ये राइट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 1000 रुपए का शेयर है मार्केट में मिल रहा है, 200 रुपए का प्रीमियम देना पड़ गया, तो 800, तो फायदेमंद है, तो वो मार्केट को ही फेवर करेगा। मान लो बच्चा मार्केट में 100 का आ गया बच्चा, और ए ने क्या बोला था, मैं तो 500 में खरीद लूंगा, तो बच्चा अब ये 500 में उसको फायदा होगा क्या, पूरे 500 होगा क्या, नहीं, उसने प्रीमियम भी तो दिया था, तो प्रीमियम कितने का दिया था बच्चा, 200 का। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शन, इट इज जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, भैया प्रीमियम देके इंश्योरेंस करवा लो। प्रीमियम देना कंपलसरी होता है, प्रीमियम देना हमेशा कंपलसरी होता है। अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो आप क्लेम करोगे, एक्सीडेंट होगा तो क्लेम नहीं करोगे, मतलब ऑप्शन आपके पास है ना हमेशा, ठीक है, या तो आओगे या तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आओगे तो इंश्योरेंस कंपनी को तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो फिक्स प्रीमियम ले रही है। तो ऑप्शन जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये पूरी डिटेलिंग दे रखी है, एक बार रीड करने का, पूरे प्रैक्टिकल से बच्चा एक बार प्लीज प्रैक्टिकल हो सके तो देख लेना। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा, वारंट। व्हाट डू यू मीन बाय वारंट। वारंट एक तरीके का ऑप्शन होता है जो कि कंपनी देती है बायर को कि आप चाहो तो उसे कन्वर्ट करवा लो मतलब इक्विटी में। मार्केट में एक्चुअल में वारंट कुछ नहीं, एक सिंपल सिक्योरिटी। वारंट एक सिंपल सिक्योरिटी है, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इसी की तरह एक वारंट भी होता है।
कंपनी ने आपको वारंट दे दिया, ठीक है। अब इसका पैसा रिटर्न करने की एक मैच्योरिटी डेट है, उस मैच्योरिटी डेट में आप आते हो, इस मैच्योरिटी डेट में आप आते हो, फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहो तो इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो, मार्केट से कंपेयर करना, फायदा लगता है तो करने का, फायदा नहीं लगता तो मार्केट से खरीद लेने का। वारंट एक तरीका का ऑप्शन होता है जो कंपनी देती है बायर को, राइट टू परचेज नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। प्राइस आपको पहले ही बता दिया जाएगा। होल्डर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होते। इन्वेस्टर चाहे तो क्या करे, फायदा लगा तो कन्वर्ट कर ले बच्चा, अगर नहीं लगे तो वारंट लैप्स हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? चेक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेम होता है, सेम, सॉरी कॉन्सेप्ट सेम है बच्चा। ये एक ट्रस्ट है जस्ट लाइक का म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की तरह ये पूरा कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपको अलग अलग स्कीम बोल देती है, हम इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, इसने एक स्पेशल बोल दिया है, हमारा पूरा पैसा कहाँ लगेगा, रियल एस्टेट में। डिटेल एक बार पढ़ लेना। ये क्या बोलता है, हमारा जो भी म्यूचुअल फंड जैसे हम लोगों से पब्लिकली पैसे लेंगे और पूरा पैसा कहाँ लगेगा बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, रोड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें खरीदी जाएंगी। तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चा, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चा, एक सरफाईसी एक्ट होता है, जनरली मैंने सरफाईसी एक्ट फाइनल में आप पढ़ोगे, लेकिन जो ये सरफाईसी एक्ट है ये है क्या, ये एक्ट बनाया गया है बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब होता क्या है, कंपनियां बना ली जाती हैं, बैंक को लूट लिया जाता है, लोन ले लेकर और चुकाया नहीं जाता, तो बैंकों को बड़ी दिक्कत हो गई है। तो बैंकों ने क्या बोल दिया कि भाई अब हमारी दिक्कत का कोई सॉल्यूशन निकालो, हम पैसे लेने जाते तो कंपनी तो बंद ही हो गई, हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो सीन ये है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, बैंक बोरोवर ये हमारी कंपनी ने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, बैंक के पास है, कंपनी में प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और बैंक के पास आके लोन ले लिया। अब बैंक को पैसा रिकवर करना है, रिकवर हो नहीं रहा है, तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है, कंपनी बनती है, कुछ नहीं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक कंपनी बनी गई है जिस कंपनी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया बैंक तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जितने भी जो डिफॉल्टर्स कंपनी है जो आपको पैसा नहीं दे रही वो हमको बेच दो। बैंक निश्चिंत हो गया, बैंक ने कहा भैया ठीक है, लमसम आप हमें पैसे दे दो, इन बोरोवर से आप पैसा इकट्ठा करना। अब इन बोरोवर से पैसा इकट्ठा करना और जो ये प्रॉपर्टी ये भी हम आपको दे रहे हैं, अगर इनसे ले लिया तो ले लिया, नहीं तो इनकी प्रॉपर्टी बेच के आप रिकवर करो, हम ये सारे काम पंचायत नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं, बैंक ने अपना जो पूरा काम है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे दिया, कंपनी को दे दिया। अब इस कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, इस कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, ठीक है, जनता को शेयर इशू किया कि आओ हमें पैसा दो, ये पैसा हम इन बोरोवर को खरीदने पे लगाएंगे और कल से इसका जो भी रिटर्न आएगा वो हम आपको देंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये कंपनी है ना जो खरीद रही है, इस कंपनी ने इस पब्लिक को जो शेयर इश्यू किया, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए फाइनली बच्चा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चा, म्युनिसिपल बॉन्ड। कुछ नहीं, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम की बात हो रही है। अगर वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं तो जनता को इशू करते हैं, पब्लिक को इशू करती है, ताकि बच्चे वो अपना खुद का कुछ है ना भरपाई कर सके, अपना इन्वेस्टमेंट लगा सके, अपना पैसा कुछ यूज कर सके, तो उसे हम म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। कुछ एक बार बस डिटेल में रीड कर लेना। चलिए फाइनली क्या लिखा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ नहीं, एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बच्चा, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है। तो एक स्कीम है कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनकी फंडिंग में पैसा लगाएंगे। तो यहां पर हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी खत्म होते हैं। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था बच्चा, तो आपको बताया था पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें एक मार्केट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ लिया, सॉरी मनी और कैपिटल पढ़ लिया। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन पैसा लगाता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट। लेकिन बच्चा ध्यान दो, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है। कैपिटल मार्केट के दो थे, सिक्योरिटीज एंड अदर। सिक्योरिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी मार्केट वाला पोर्शन है ये पूरे से कवर होता है। फिर अब पूरा प्राइमरी खत्म होने की, प्राइमरी के कुछ और पोर्शंस भी है, ठीक है, फिर वो पोर्शन खत्म होने के बाद फिर हम सेकेंडरी में जाएंगे। चलिए अब प्राइमरी मार्केट के कुछ पोर्शंस बच गए हैं बच्चा, इसको कवर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया, बुक बिल्डिंग। समझना, अगर आपकी कंपनी की प्राइस एकदम फिक्स है, होता है क्या है, प्राइस दो टाइप की होती है, या तो आपकी प्राइस क्या एकदम फिक्स है, या तो आपकी प्राइस फिक्स नहीं है। तो जब आपकी प्राइस फिक्स नहीं होती है तो आप किस कॉन्सेप्ट से जाते हैं, बुक बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे। तो ये बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बुक बिल्डिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट में हमारी कंपनी की शेयर्स की डिमांड के बेसिस में प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये आईपीओ में आप करते हैं, इसे हम प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग ही कर रहे हैं,
हमें नहीं मालूम, या फिर हमें मालूम है हम अपनी कंपनी का 10 रुपए फिक्स कर रहे हैं, है ना, सॉरी 100 रुपए ले लेते हैं, 100 रुपए फिक्स कर रहे हैं, या तो हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम 10 से क्या कर सकते हैं, सॉरी 100 कर सकते हैं, या तो 120 की एक रेंज। तो फिक्स प्राइस नहीं है तो प्लीज बुक बिल्डिंग एक रास्ता होता है। आइए डिटेल में अगर हम चाहें बच्चा पढ़े तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा रहे हो तो नेट ऑफर की कुछ कैटेगरीज है, कुछ नहीं यहाँ पे लिखा है, या तो प्राइस एकदम फिक्स है, जनता के पास जा रहे हैं, या तो प्राइस फिक्स नहीं है। अगर प्राइस फिक्स है अदर देन बुक बिल्डिंग मतलब प्राइस फिक्स है तो कुछ नहीं, RI कुछ शॉर्टकट यूज कर रखे हैं, पहले शॉर्टकट का पूरा फुल फॉर्म बता देती हूँ बच्चा। RII वर्ड यूज कर रखा है, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जिसकी एप्लीकेशन 2 लाख तक की होती है। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इससे पहले QIB समझ लो, QIB हम पढ़ चुके हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। RII छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, QIB बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ये NII क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन ये QIB और जो हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है इनके मिडिल में आते हैं। ठीक है, चले तो इन्होंने बोला अगर प्राइस एकदम फिक्स है तो एक काम करो आप रिटेल के थ्रू जाओ, ठीक है, छोटे इन्वेस्टर को 50% मिनिमम दो, बाकी अदर को दे दो। बच्चा बुक बिल्डिंग के थ्रू जाते हो तो उन्होंने कहा एक चैप्टर है ICDR चैप्टर है, इस चैप्टर में रेगुलेशन 6 का 1 और 2 पढ़ा है। इसमें एक्चुअल में एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है 6 के 1 में, साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपकी कंपनी एकदम अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रॉफिट है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आप 6 के 1 में आते हो। अगर आपकी कंपनी उतनी अच्छी नहीं हो तो आप 6 के 2 में आते हो। अब अच्छी कंपनी में उन्होंने बोला कि एक काम करो, मिनिमम छोटे इन्वेस्टर्स को दे दो 35, इनको 15 दे दो, QIB को प्लीज ज्यादा मत दो। मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम नहीं लिखा है, मतलब QIB को नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो प्लीज थोड़ा रिटेल छोटे इन्वेस्टर्स को ध्यान दो। लेकिन अगर आप 6-2 में कवर हो रहे हो, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपका साउंड रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो प्लीज मिनिमम QIB को 75% दे दो, वो वहां पे भी कवर हुआ है। RI को बोला भैया मैक्सिमम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, नहीं भी दोगे तो भी 100% उनको दे दो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्सपर्ट है, ये वो लोग हैं कि कंपनी को है ना ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर को बोला कि भैया आप इधर मत आइए, ये रिस्की है, ठीक, ध्यान देना 5% म्यूचुअल फंड को तो आपको देना पड़ेगा, QIB को दे रहे। तो यही चीज इन्होंने बुक में इस प्रेजेंटेशन से दे रखी है, मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बता दी। चलिए अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम प्राइस को डिस्कवर करते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, कुछ नहीं बस ये बताया है कंपनी बच्चा। अब जब हम कंपनी का इशू लेकर आते हैं, नॉर्मल प्राइस मेरी फिक्स है, इशू लेकर आ रहे हैं, मर्चेंट बैंकर होता है। लेकिन जब यही हम बुक बिल्डिंग के थ्रू जाते हैं तो प्राइस फिक्स नहीं है, नाम बस चेंज है वो मर्चेंट बैंकर, बस यहाँ पे लीड बुक रनर बोल रखा है, ठीक है, लीड मर्चेंट बैंकर भी बोल रखा है, लेकिन ध्यान रखना बुक रनर, क्योंकि बुक बिल्डिंग की प्रोसेस है इसलिए सारे नाम। तो पहले कंपनी इनको अपॉइंट करेंगे, फिर ड्राफ्ट करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस ये बच्चा। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों लिखा है? क्योंकि प्राइस फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स नहीं होता तो रेड हेरिंग, फिक्स है तो बच्चा ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। लीड बुक रनर क्या करेगा? अपने अंडर कुछ लोगों को रखेगा, सिंडिकेट मेंबर, फिर ये लोग बिडिंग सेंटर्स डिसाइड करेंगे कहाँ ये हमारे करने वाले, ठीक है। चलिए एडवर्टीजमेंट कराएंगे, बिडिंग एंकर इन्वेस्टर्स, वन डे एंकर इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बोला भैया तुम अगर आ रहे हो तो प्लीज एक दिन पहले पैसा दे दो। इशू ओपन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, फिर वो अलॉटमेंट वगैरह वगैरह, तो जनरल दे रखा है बच्चा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बिडिंग प्रोसेस चालू होती है, प्राइस कैसे फाइनल होता है हमेशा याद रखना। इन्होंने कहा मान लो प्राइस बैंड क्या है, प्राइस बैंड मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल में दे रखा था ना, एक रेंज होती है प्राइस फिक्स नहीं। उन्होंने कहा भैया 30 से 40। आपकी कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करे? उन्होंने कहा 100। तो प्लीज ध्यान रखना बड़े से छोटा जाएंगे, बड़े से छोटा। इन्होंने कहा भैया एक शेयर होल्डर ने बोला मैं 20 शेयर लूंगा, दूसरे ने बोला 10, तीसरे ने बोला 20। तो हमें ये देखना हमारे 100 कहाँ कंप्लीट होंगे। यहाँ पे हमारे 100 कंप्लीट हो जाएंगे, 20 + 10 + 20 + 30 + 20, जहां हमारे 100 कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ हमारे 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी लास्ट प्राइस होगी वही हमारी कट ऑफ प्राइस होती है और वही हमारा बिडिंग प्राइस। मतलब हमने कहा हम 30 से 40 के बीच में प्राइस डिसाइड करेंगे। तो चलो हमने ये रिक्वेस्ट भेज दी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू, इन्वेस्टर की एप्लीकेशन आएगी, उन एप्लीकेशन से कट ऑफ प्राइस डिसाइड होती है। हमेशा याद रखना बड़े से छोटा ही चलना है अपन को, ठीक है। तो 35 प्राइस डिसाइड हो गई है, इनकी एप्लीकेशन आई उनसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एसबा शॉर्टकट में बोला जाता है। पहले होता क्या था, इन्वेस्टर पहले कंपनी को पैसा देता था एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट हो या ना हो हम ये देखते थे कि भैया रिफंड वाली सिचुएशन भी आ जाती थी, फिर कंपनी वापस से पैसा देती थी। तो इन सारी खिचड़ियों को खत्म किया गया है। इन्होंने बोल दिया एक तरफ हम है, बीच में हमारा बैंक है, फिर कंपनी है। बंदा इन्वेस्टर बैंक को एप्लीकेशन देगा,
कि भाई मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, इतने रुपए के खरीदने हैं, चलो ठीक है 1.5 लाख के खरीदने, हमने बोल दिया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख जो रुपए वो कंपनी को गया नहीं, वो ब्लॉक हो गया। कहाँ ब्लॉक हो गया? आपके बैंक में ही। फिर कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी बैंक कि भैया मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, जब भी आप अलॉटमेंट करोगे मुझे बता देना, अलॉटमेंट होगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। रिफंड करने वाली सिचुएशन होगी तो भी मुझे बता देना, हम आपको नहीं दे रहे, हम अपने पास रखे, हमारे पास आ गया, ठीक है। कंपनी जब कहेगी हाँ अलॉटमेंट करे तो वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन देगी, इस ब्लॉक पैसे को निकाल लेगी। लेकिन अगर रिफंड वाली सिचुएशन आती है तो ये पैसा वापस से बंदे के पास आ जाएगा। इन शॉर्ट पैसा कहीं गया नहीं, बैंक में रखा है, ब्लॉक फॉर्म में, इसलिए इसको एसबा बोलते हैं। अब एसबा सारे काम खुद तो करेगा नहीं बच्चा, इसके अंडर में ये सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक से होते हैं जो अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करवाते हैं, बोलते हैं हम ये सारी फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो सेबी ने बस क्या किया, हमने एप्लीकेशन दी, बैंक को दिया और बैंक ने हमारे अकॉर्डिंग काम किया। चलिए, पूरी प्रोसेस दे रखी है, कुछ नहीं, वही जो मैंने प्रोसेस बताया है वही है, एडवांटेज दे रखे। नेक्स्ट बच्चा, आज के टाइम पे बहुत काम इजी हो गया बच्चा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब से आ गया है। तो बच्चा आप चाहो तो क्या कर सकते हो बच्चा, पेमेंट जो आपको करनी है ना, एप्लीकेशन का जो पैसा देना है वो आप यूपीआई के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो यूपीआई की जो ये फैसिलिटी है, ये एप्लीकेशन बस 2 लाख तक के ट्रांजैक्शन की होगी। मतलब ये फैसिलिटी ओनली किसके लिए बच्चा, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये ऑप्शंस नहीं है, उनको दूसरे ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चलिए बच्चा, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में दे रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें भी प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल की डिटेलिंग में जाएंगे तो प्लीज बच्चा आपको उसके लिए एक डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन में मैं अलग से कॉन्सेप्ट में पूरी डिटेलिंग के साथ एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर इसमें फॉर श्योर अलग से एक वीडियो बना ही दूंगी। चलिए, ग्रीन शू ऑप्शन को समझते। ग्रीन शू ऑप्शन वैसे तो जो ये नाम है ना, ये एक अलग सा नाम है। एक कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था, इस सिस्टम को यूज किया गया था, उसका नाम था ग्रीन शू कंपनी, इसीलिए इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन पड़ गया। अदरवाइज एक्चुअली में इसका रियल नाम, सही नाम प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म है। तो क्या है ये प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म या फिर ग्रीन शू ऑप्शन, आ जाइए समझते हैं। अक्सर कंपनी क्या करती है, जनता को शेयर इशू करती है आईपीओ में, ठीक है। और जैसे शेयर इशू करती है तो बच्चा पहले तो वो अनलिस्टेड होती है, इशू किया, फिर लिस्ट करवाती है। जैसे लिस्ट कराती है तो बच्चा उसकी ना बहुत दगदगी होने लगती है कि भैया हमने लिस्ट तो करा दिया, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, RII होते हैं, तो उनको लगता है कि यार लिस्ट करा दिया, जैसे शेयर्स में उनको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दिखता है, ऊपर दिखता है तो उन्हें ऐसा लगता है चलो चलो बेच दें। तो बच्चा ये बेचने की प्रोसेस बहुत जल्दी चालू हो जाती है, तो कंपनी बड़ी टेंशन में आ जाती है कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स का होगा क्या। तो कंपनी की प्राइस कभी कभार इंक्रीज होती है, कभी कभार डिक्रीज होती है। तो अगर कंपनी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कंपनी को तो भैया खुश रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की प्राइस कम हो रही है तो एक्चुअली में बहुत दुखी हो जाता है। तो उसको इसके लिए क्या करना होता है, अपना प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए वो एक मैकेनिज्म यूज करता है जिसे बोला जाता है प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जिसे हम GSO के भी नाम से जानते हैं। GSO मतलब हमारा ग्रीन शू ऑप्शन। एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, एक सेबी ने बोला एक काम करो, अगर प्राइस कम हो रही है तो आप क्या करो, एक एजेंट को अपॉइंट कर लो जो आपकी हेल्प करेगा प्राइस को कंट्रोल करने में। उस एजेंट का नाम होता है प्राइस स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन शू ऑप्शन में एक स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट होता है। ये एजेंट को सेबी ने बोल दिया कि भाई सुन, एक काम कर, तो शेयर मार्केट में आ जा और शेयर मार्केट में शेयर्स को फॉर एग्जांपल प्राइस कम होगी, प्राइस 100 रुपए से एकदम से 80 रुपए में जा रही है, 50 रुपए में जा रही है, 40 रुपए में जा रही है। तो एक काम कर, तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस कर, शेयर्स को महंगे दामों में खरीद ताकि प्राइस कंट्रोल हो। जब प्राइस की दाम कम हो रही है तो ही करना है, बढ़ रही है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। लेकिन बच्चा अब इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है। इस एजेंट को बोला आपको क्या करना है, आपकी कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमोटर होता है ना, उन प्रमोटर से क्या करो, 15% तक के आप शेयर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चा, 1 लाख के शेयर इशू करे, कितने लाख के शेयर इशू करे, 1 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट को बोला कि भाई तू 15% प्रमोटर या पुराने शेयर होल्डर से बोरो कर ले, खरीद ले, ठीक है, और मार्केट में इसे भेज दे। मतलब कंपनी आईपीओ लेके आई है 1 लाख का, लेकिन उसने 15,000 एक्स्ट्रा मार्केट में फैला दिया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा मार्केट में क्यों फैलाया है बच्चा, सेबी ने लिमिट कर रखी भैया 15% कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इन्हीं 15
परसेंट में आप मार्केट में खेलो। अगर आपने इसमें प्राइस रिकवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर इसमें आप प्राइस रिकवर नहीं करोगे तो बच्चा आपकी कंपनी का एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकता, आपकी कंपनी सच में बेकार है। जैसे मैं पेटीएम का एग्जांपल दूंगी बच्चा, पेटीएम के जो शेयर्स थे जब वो आए जैसे लिस्ट हो गई तो बहुत क्रैश हो गए, नीचे जाने लगे, तो बच्चा उसे भी बचाने का ट्राई किया गया लेकिन वो बच नहीं पाई, क्रैश होता गया बहुत ही कम हो गया, ठीक है। लेकिन एक मौका दिया जा रहा है, मौका भी इन्होंने कहा 15% से ज्यादा नहीं, बचता है तो ठीक है नहीं तो फिर छोड़ो। तो बचाने के लिए 15% बोरो कर लिया जाएगा। अब प्राइस या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, उन्होंने कहा प्राइस अगर अप होगी तो कोई टेंशन नहीं, प्राइस लेकिन डाउन होगी तो अब टेंशन है, ठीक है। प्राइस अप तो नो एक्टिविटी, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राइस डाउन तो जरूरत है, वो क्या करेगा, शेयर्स को खरीदना चालू कर देगा महंगे दामों में, ट्राई टू पुट दी, बच्चा प्राइस को बचाने का ट्राई करेगा, ठीक है। अगर बचा लिया तो बढ़िया, नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं, लॉस हो गया बच्चा। यहां पर उन्होंने साफ साफ बता के रखा है, क्या बता के रखा है कि अगर मैं मार्केट में प्रमोटर क्या कर ले बच्चा, निकाल ले, पैसे रिकवर कर ले, तो क्या होगा, आ जाइए इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। सेम एग्जांपल बच्चा, 1 लाख के शेयर 15%, 1,15,000 होता क्या है बच्चा, अब 1 लाख के जो शेयर है ये पूरा पैसा तो कंपनी का है, कंपनी ने ले लिया, कंपनी ने 1 लाख के शेयर जनता को दिया, उसका पैसा आया, कंपनी ने रख लिया। लेकिन कंपनी ने बस 1 लाख नहीं दिए थे, 15,000 भी दिए थे। ये जो 15,000 का पैसा है जो जनता ने दिया वो अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। वो जो एस्क्रो अकाउंट होता है बच्चा, वो एक तरीके से क्या होता है, ग्रीन शो ऑप्शन का ही एस्क्रो अकाउंट होता है। इसमें 15,000 के जो शेयर्स है उसका अमाउंट रखा होगा, इस पैसे को वो यूज करेगा मार्केट में, वही जो शेयर्स का फ्लक्चुएशन है उसके लिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा भैया 3 सिचुएशन होगी, या तो सिचुएशन ये होगी कि पूरा 15% का वो शेयर वापस से लाए, क्योंकि प्रमोटर से उधारी लिया तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ना, उसके शेयर्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। या तो वो पूरे शेयर्स वापस रिटर्न लेके आ जाता है, या फिर वो 0 शेयर्स लेके आता है, या फिर तीसरी सिचुएशन है कि वो आधा लेके और आधा नहीं लेकर आता है। बच्चा मान लो पहली सिचुएशन में वो पूरे के पूरे लेकर आ जाता है तो कुछ नहीं, वो जिससे उधारी करी थी उसको रिटर्न कर देगा। मान लो दूसरी सिचुएशन में कुछ भी लेकर नहीं आता तो बच्चा कुछ नहीं, कंपनी के पास जाकर रिक्वेस्ट करेगा, नए शेयर्स दो, अपने पॉकेट से पैसा भरेगा और प्रमोटर को रिटर्न करेगा। लेकिन मान लो थर्ड सिचुएशन, आधा लेकर आता है और आधा नहीं, 10,000 तक के लेकर आ जाता है, 5 के नहीं लेकर आता है बच्चा, तो कुछ नहीं, कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा, प्रिंट करा के कराएगा। मान लो बच्चा एस्क्रो अकाउंट में जो कोई ये ग्रीन शो ऑप्शन का जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा रह गया, बच गया, तो वो एस्क्रो अकाउंट का जो भी पैसा होगा प्लीज वो सरप्लस एस्क्रो अकाउंट कहां जाएगा बच्चा, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। कुछ नहीं, ये प्रोसेस सेम वही है, पहले एसआर पास करो, एजेंट को अपॉइंट करो, अग्रीमेंट करो, उसके साथ प्रमोटर अपना दे देगा, क्या दे देगा बच्चा, उधारी दे देगा, शेयर्स अलॉटमेंट किया जाएगा। अब उन्होंने कहा प्राइस कम होती है, यस और नो, इन्होंने कहा प्राइस ड्रॉप इन प्राइस यस, तो बच्चा उसका एजेंट का काम चालू, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्लानिंग तो हमें हमेशा से पहले से करनी पड़ेगी। यहां पे हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट खत्म। अब हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ चलते हैं, इस चैप्टर के बी पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी। प्राइमरी पूरा खत्म, सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, एक तरफ कंपनी होती है एक तरफ इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट में बच्चा दोनों तरफ क्या होते हैं, इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट की बातें तो कुछ नहीं, जनरल बातें हैं बच्चा। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोल रखा है बच्चा, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन है, हो गए हैं वो जो कंपनी का फॉर्म बन चुके। जनरल बातें पूरा स्किप करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है बच्चा, जनरल बातें एक्ट करता है बच्चा, एक्ट एज अ कंटिन्यू मार्केट, सिक्योरिटीज का रिस्पॉन्सिबल है, इवैल्यूएशन, मोबिलाइज, ये बच्चा जनरल बातें हैं। चलिए सीधा आते हैं बच्चा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। 2 स्टॉक एक्सचेंज हम जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ नहीं बच्चा, T+2 होता है। आज ट्रेडिंग किया और 2 दिन के अंदर इधर उधर पैसे हो जाने चाहिए। इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक होती है लिस्टेड, एक होती है परमिटेड। लिस्टेड सिक्योरिटी तो हम जानते हैं, हमने मार्केट में शेयर इशू किया और उसको जाकर लिस्ट कर दें। लिस्टेड तो समझते हैं, परमिटेड क्या, मान लो बच्चा मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हूं, ठीक है, मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी करवाना है, तो या तो मैं लिस्ट वहां पे भी करा लूं या फिर ना करूं। कुछ टाइम के लिए मैंने परमिशन ले ली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक जगह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हूं। अब मैं यहाँ लिस्ट नहीं हूं, यहाँ लिस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैंने परमिशन ले ली टेम्परेरी पीरियड के लिए, वहां पर फॉर्मेलिटी कर ली और वहां पे भी ट्रेडिंग करवा ली, तो उसे बोला जाता है परमिटेड, क्योंकि परमिशन मिली।
मार्केट पार्टिसिपेंट की बात करेंगे तो मार्केट में कौन कौन है, सारे सारे इंटरमीडिएटरीज की बात हो रही है बच्चा। इनका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, ये सारे मीडिएटर क्यों है, ताकि मार्केट को स्मूथली काम करवा सके, लिंक करवा सके, कंपनी, इन्वेस्टर्स, बैंक, इन सब का पूरा स्मूथली काम हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा ये पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे रखी है। स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, बॉम्बे नेशनल डिपॉजिटरी कौन है, जो हमारे पूरे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिटरी दो ही है, ये पूरे के पूरे किसके दम पे काम करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के दम पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स कौन होते हैं, सब मीडिएटर्स ये बच्चा। ठीक है, पूरी डिटेलिंग दे रखी है। कस्टोडियन जिसके पास शेयर्स होल्ड करके रखते हैं कस्टडी में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बच्चा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कुछ नहीं, कुछ कंपनीज है जो पूरा लेन देन, जो शेयर्स मार्केट का लेन देन है उसको पूरा संभालती है। मर्चेंट बैंकर, चाहे कंपनी का इशू हो, बायबैक हो, कुछ भी हो, इस कुछ भी हो, मर्चेंट बैंकर के बिना काम नहीं चलने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो रजिस्टर्ड होता है सेबी के पास। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे बच्चा, मार्जिन की बात हो रही है। चलिए मार्जिन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी जो ट्रेडिंग होती है दो तरीके से होती है, एक होती है कैश और एक होती है मार्जिन। ये क्या होती है नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ बच्चा, तो अभी तक तो हम कैश ट्रेडिंग ही समझते हैं ना, मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स चाहिए, पकड़ो पैसा दे दो। इन्होंने कहा भैया एक मार्जिन भी होती है। कैश ट्रेडिंग मतलब पैसे में ट्रेडिंग करो, पैसा दिया शेयर्स खरीदा, पैसा दिया शेयर्स खरीदा। मार्जिन ट्रेडिंग मतलब उधारी में शेयर्स खरीदे। क्या दीदी यहाँ पे उधारी, हाँ बच्चा यहाँ पर भी उधारी होती है। तो कैश ट्रेडिंग कुछ नहीं, कैश अकाउंट होता है, पूरा पैसा दिया जाता है। मार्जिन अकाउंट क्या होता है बच्चा, उधारी में। उधारी में ये उधार कौन देता है बच्चा, ये उधार हमारा ब्रोकर देता है। ठीक है, अब बच्चा इन्होंने कहा मार्जिन दो तरीके के होते हैं, एक इनिशियल स्टार्टिंग की उधारी और मेंटेनेंस। समझेंगे स्टार्टिंग की उधारी, फर्स्ट टाइम शेयर खरीदा, मान लो मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे, मैंने कितने खरीदे 10,000 के शेयर्स खरीदे। ठीक है, लेकिन 10,000 के लिए मैंने 5,000 खुद के पैसे लगाए और 5,000 उसी ब्रोकर को बोला भाई तो अपने लगा ले यार। ठीक है, तो इसे हमने बोला उधारी में जो शेयर्स खरीदे गए उसे मार्जिन ट्रेडिंग बोले जाते हैं। इनिशियली फर्स्ट टाइम किया। अब बच्चा इसको मेंटेन करते रहना, मार्केट में ना प्राइस कम होती रहती है। 10,000 के शेयर्स की बच्चा कीमत 8 भी तो हो सकती है, 5 भी तो हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो बच्चा टेंशन किसको हो जाएगी, ब्रोकर को। ब्रोकर क्या बोलेगा, रुक जा मैं तेरे को ट्रेडिंग करने नहीं दूंगा, पहले उसे तो मेंटेन कर। क्या बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट लिखा है बच्चा बुक क्लोजर रिकॉर्डेड डेट। बच्चा अक्सर कंपनी क्या करती है, डिविडेंड, बोनस, राइट टू इशू, अदर राइट्स बांटने के लिए, है ना। मार्केट में इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं, इतने शेयर होल्डर्स होते हैं। आज मैंने खरीदा, बेच दिया, फिर किसी और ने खरीदा उसी शेयर को, फिर बेच दिया। तो बच्चा कंपनी को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो डिविडेंड दे तो दे, किसको दे, मुझको दे सामने वाले को। तो उसके लिए वो एक डेट फिक्स कर देते हैं। उसे बोला जाता है कि हमने जो बुक है, बुक्स अकाउंट से बन रहे उसे क्लोज कर दिया है और एक डेट हमने रिकॉर्ड कर लिए, इस डेट में जो शेयर होल्डर होगा हम उसको देंगे, चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, राइट इशू है, जो भी के राइट्स हो। ठीक है, उसमें बस डिटेलिंग दे रखिए। ब्लॉक डील क्या होता है बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक डील, समझेंगे। जो ब्लॉक डील होता है ये डीलिंग, इन ब्लॉक डील के लिए बच्चा अलग से सेपरेट ट्रेडिंग विंडो ओपन किया जाता है, समझेंगे। ब्लॉक डील और बल्क डील दोनों को समझेंगे। ब्लॉक डील बच्चा वर्ड से समझो, ब्लॉक किया जाता है। जो नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिंग विंडो होता है उसमें डील नहीं होती है। इनको बोल दिया जब भी मार्केट खुलेगा, है ना, उससे 15 मिनट पहले मॉर्निंग में हम आपकी अलग से एक डील करवाएंगे जो कि ब्लॉक बेसिस में चलेगी, सेपरेटली चलेगी, छुपके चलेगी, पता नहीं चलेगा। जब एक बार हो जाएगा तब डिस्क्लोज होगी। ये आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हैं, टाइमिंग दे रखी है 15 मिनट पहले, जब भी मार्केट खुलेगा उससे पहले होता है। ठीक है, बल्क डील क्या होती है, ये बड़े अमाउंट में होती है लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो से ही होती है। ठीक है, दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, बल्क है ब्लॉक है, बल्क है ब्लॉक है। ब्लॉक बोल रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो नहीं, अलग से। बल्क क्या बोल रहा है, बड़े अमाउंट पे नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये सबको विजिबल होती है, लेकिन जो ब्लॉक डील है वो सबको विजिबल नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चा, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो बच्चा स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज है आपके, है ना, दो स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आपको ये मालूम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भैया 30 कंपनीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भैया 50 कंपनीज है, तो उनके इंडेक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्राइस मूवमेंट, तो 30 कंपनी का 50 कंपनी के आपके पास मूवमेंट दिए जाते हैं। स्टॉक मार्केट के यूजफुल चीजें दे रखी है, हिस्टोरिकल कंपैरिजन हो जाता है, ये सारी वगैरह वगैरह। चलिए सबसे पहले सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है, उसकी डिटेलिंग दे रखी है, हिस्ट्री दे रखी है, 30 कंपनी इस टाइम पे आया था, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलिए निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, उसके इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी। तो
तो ये निफ्टी आया कहां से, 50 कंपनी से आया, ठीक है। तो कुछ नाम इन्होंने दे रखे, बेसिक्स बातें कर रखी है बच्चा। चलिए, तो क्या क्या रिस्क है ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या रिस्क है, उन्होंने कहा मार्केट रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है, अनसिस्टमैटिक है, ठीक है, अनसिस्टमैटिक मतलब अनसर्टेन, इन्फ्लेशन का होता है, लिक्विडिटी का, बिजनेस का, वोलेटिलिटी का, करेंसी का रिस्क, ये सारे रिस्क है। इन्होंने कहा प्री रिक्वायरमेंट क्या है भैया, बैंक, ट्रेडिंग, डिमैट, ये सारे अकाउंट्स होने चाहिए तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज क्या। केवाईसी की प्रोसेस दे रखी है, डेटा अपडेट करना, बच्चा चिल्लर है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। मार्केट सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब कि मार्केट पे नजर रखना, निगरानी रखना। अब इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मार्केट में ऐसे कुछ हो ही ना। अगर सेबी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो मार्केट में सर्वेलेंस तो रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव सर्वेलेंस, कुछ ऐसे सर्वेलेंस की पूरी लिस्ट है, निगरानी रखने की लिस्ट है कि भैया आपको जरूरत ही ना पड़े। जैसे उन्होंने बोल दिया हमने नॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बना के रखे, हमने कुछ फिल्टर्स लगा के रखे, हमने कोई रेंज बता के रखी, इस रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑर्डर की वैल्यू कर रखी है, कैंसिल हो जाएगा आप, किल स्विच मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा आपका, रिस्क का रिडक्शन कंपलसरी। तो ये सारे कुछ नाम से समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हेडिंग याद रखना। प्रिवेंटिव सर्वेलेंस डायरेक्ट पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है पोस्ट, मतलब ट्रेड होने से पहले प्रिवेंटिव, ट्रेड होने के बाद पोस्ट। एंड डेट अलर्ट हो जाएगा, पैटर्न ट्रांजैक्शन अलर्ट, ये सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल इन द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर को कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में क्या किया जाता है, इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को लेकर जाया जाता है, सुना जाता है। अगर इन्वेस्टर की कंप्लेंट को कंपनी नहीं सुन रही है तो सेबी एक्शन लेता है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी डिटेल अगर आपको समझनी है तो एक चैप्टर है 14 चैप्टर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको 14 चैप्टर मिल जाएगा और स्कोर की पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा, ये टॉपिक पूरा रिपीट है पेज नंबर 378 में। चलिए स्कोर है क्या, थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी है। ये एक सेंट्रलाइज पूरा डेटाबेस है, ये एक ऑनलाइन मूवमेंट होता है जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट देखा जाता है ऑनलाइन 24/7, आप कभी भी अनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कंप्लेन का क्या कैसा हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं रिस्क मैनेजमेंट दी सिक्योरिटी मार्केट। रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क की लिस्ट तो पढ़ ली, अब उसका मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा। चलिए मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने कहा हमने ग्रुप बना के रखे मैनेज करने के लिए, फिर हम चेक करते हैं, वैल्यू करते हैं कितना का रिस्क है, ठीक है, फिर इसको मार्क करते, देन इसको इंट्राडे ट्रेडिंग की लिमिट के हिसाब से सब चेक करते। तो ये पूरी डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग में जाएंगे, वन लाइन के कॉन्सेप्ट है, रीड करके समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ वेरियस पॉलिसीज है स्टॉक मार्केट में, उसको समझेंगे। सबसे पहले FED पॉलिसी। बच्चा अब जैसे हमारी इंडिया की बात करो तो हमारी इंडिया में RBI है, ऐसे ही बच्चा हम फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक। ये सेंट्रल बैंक है कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, यूनाइटेड स्टेट का कौन है, ये है बच्चा। ये लोग इनका जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो कैसे चलता है, तो उन्होंने कहा इसके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसपे पूरी की पूरी इनकी यूएस की जो इकोनॉमी है वो इफेक्टिवली काम करती है। तो क्या होता है, ये बोलते हैं नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, स्टेबल करने का होता है, सेफ और साउंड है, फॉस्टर मतलब एनकरेज करना, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को प्रमोट करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वापस पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे FED पॉलिसी। हम यहाँ पे कुछ पॉलिसीज पढ़ने वाले। सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने कहा चलो यूएस की इकोनॉमी देखते हैं। आप जानते हो यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी खासी है। तो यूएस की इकोनॉमी अच्छी है क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ एक सिस्टम है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है जो उनकी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से चलाती है। तो रीजन क्या है, वो 5 काम क्या है जिससे वो अच्छी चल रही है। पहला क्या है, उन्होंने नेशन मॉनेटरी पॉलिसी बना के रखी है, स्टेबिलिटी की पॉलिसी, सेफ्टी साउंडनेस को ध्यान रखा है, एनकरेज करते पेमेंट सेटलमेंट को और प्रमोट करते कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को। तो बच्चा ये वहां का सिस्टम है। अब इन्होंने कहा यूएस का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो हमारी इंडिया को भी इफेक्ट करता है, इंपैक्ट आता है। हाँ बच्चा आता है, कैसे बच्चा, अब अगर FED की रेट की बात करूं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो भैया इंडिया में भी तो इफेक्ट आएगा, RBI को भी तो प्रेशर आएगा कि हम भी फिर बढ़ाए। क्योंकि बच्चा एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा तो सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पूरा लोन वगैरह ले लेंगे कम इंटरेस्ट में, वहां पे देना चालू कर देंगे। तो ऐसे बहुत मिसमैच होता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल बर्डन भी आता है। अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें हमारे RBI को भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। RBI बढ़ाएगा तो हमारे नॉर्मल बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और हमारे लिए वो चीजें महंगी हो जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे यही समझाया, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन, रुपये और डॉलर में भी इफेक्ट आएगा, ऑफकोर्स आएगा बच्चा।
नेक्स्ट, इन्होंने कहा यूएस की इकोनॉमी का एफईडी की तो पॉलिसी पढ़ ली, ऐसे आरबीआई की भी पॉलिसीज होती है, कुछ क्रेडिट पॉलिसी होती है, ठीक है। चलिए अब आरबीआई की पॉलिसी की बात करें तो आरबीआई ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। हम रैपिड ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये सब हमने भी कर रखा है, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए। इन्होंने कहा इसका जो बैंक रेट है उसका बच्चा सिस्टम वही एफईडी पॉलिसी से कनेक्ट किया है, और उन्होंने कुछ क्रेडिट पॉलिसी के नाम दिए। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से लोन ले रही है तो एक रेट डिसाइड होता है। बच्चा कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? बच्चा नॉर्मल बैंक को आरबीआई के पास कुछ एक कैश का रिजर्व रखना पड़ता है, तब जाके वो काम करते हैं। बच्चा नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एक लिक्विडिटी बैंक को अपने पास ही मेंटेन करनी है, आरबीआई बोलता है कितना करना है। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जब नॉर्मल बैंक से लोन लेता है तो उसका एक रेट। बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बनते हैं। दिक्कत क्या है एग्जाम में? दिक्कत क्या है एग्जाम में? दिक्कत है कि हम कंटिन्यू लिखते, तो प्लीज इनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है मैंने, इन्हें पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक। इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? महंगाई वाला इंडेक्स है बच्चा, और कुछ नहीं, है ना। डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस को ध्यान रखते हुए, पास को ध्यान रखते हुए, और इंडेक्स कैलकुलेट किया, सॉरी इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए इंडिया यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग मेथड्स होती है कैलकुलेशन करनी। इंडिया की बात करें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन होती है। डब्ल्यूपीआई होलसेल, सबकी प्राइस एक साथ, कंज्यूमर प्राइस कंज्यूमर की स्पेसिफिक, तो ये होलसेल बताता है और ये हमें मेजरली कंज्यूमर के बारे में बताता है। बच्चा इसका डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ने का। चलिए अब जितनी भी हमने पॉलिसी पढ़ी है, क्या ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है? ऑफ कोर्स बच्चा, पूरी इकोनॉमी को हमारी इफेक्ट करती है। तो ये इन्होंने बस ये बोल रखा है कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसी को मैनेज करने के लिए हम जो रेट्स होते हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यूपीआई सीपीआई है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। कहीं से कोई भी डाउट आता है तो बच्चा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए तो एग्जाम के लिए बच्चा ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर खत्म होता है।